तो आज एक नए दिन के साथ हम मार्केट की शुरुआत कर रहे हैं। आज वीकली एक्सपायरी है निफ्टी की। बैंक निफ्टी के वीकली बंद हो चुके हैं और अब तो खैर एक्सपायरी के डेज भी चेंज हो गए हैं। अब हम थर्सडे को वीकली एक्सपायरी नहीं बोलेंगे बल्कि मंडे को वीकली एक्सपायरी बोला करेंगे। ये हो जाएगा अप्रैल के मंथ से। लेकिन ठीक उससे पहले कल मार्केट ने 10 दिन के अपने वनवास को खत्म किया। 10 दिन में 3.5% से ज़्यादा निफ्टी टूट गया था। कई बार ये निफ्टी तो पूरे साल में नहीं टूटता जो पिछले 10 दिनों में टूटा। बहुत ज़्यादा पैनिक था, बहुत ज़्यादा दबाव था। कल बाजार ने पहली बार फाइटिंग स्पिरिट दिखाई अपनी। कहना भी जल्दबाजी है कि बॉटम यही बन रहा है, लेकिन हाँ ये कहना ठीक रहेगा कि मार्केट थोड़ा लड़ना चाहता है, इस लेवल को बचाना चाहता है। 22,000 48,000 दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखेंगे। मेरे साथ मानसी होंगी जो अगले 2.5 घंटे मेरे साथ बने रहेंगे। हम मेहमानों को जोड़ लेंगे अपने साथ ताकि एक एक करके मेहमानों का सबका व्यू पॉइंट आपके सामने रखें। उसमें कुछ डेरिवेटिव के एक्सपर्ट्स होंगे, उसमें कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स होंगे, उसमें कुछ फंडा एक्सपर्ट्स होंगे और कुछ बाजार में जो पीएमएस में काम करते हैं उन एक्सपर्ट्स को भी जोड़ेंगे ताकि एक 360 व्यू आपके सामने रखा जा सके। लेकिन उससे पहले आप सारी चीज़ जानें कि आज हम क्या क्या रखने जा रहे हैं। हमने 4 विंडोज क्रिएट की हैं। फिर से कार्यक्रम का तरीका यही है शुरुआत करने का। उन 4 विंडो से थोड़ा आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ आज के बड़े बड़े संकेत क्या हैं। तो पहला बड़ा संकेत है यूएस मार्केट्स में रिकवरी का होना। देखिए यूएस मार्केट्स ये चीज़ अच्छे से समझ रहे हैं कि हम टैरिफ लगा के ना केवल पॉलिटिकली बल्कि इकोनॉमिकली बेनिफिट्स तो ले रहे हैं, लेकिन ये बात भी उनको समझ में आ जाएगी, आ रही है धीरे धीरे कि भाई आप अगर टैरिफ लगाओगे तो आपके ही कंज्यूमर्स को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। ये 25% का टैरिफ अपने ऊपर कोई नहीं लेगा। मान लीजिए आपने मेरे ऊपर टैरिफ लगाया, मैंने अपना माल महंगा करके यूएस में माल बेचना शुरू कर दिया, तो एट द एंड कंज्यूमर आपका है, कंज्यूमर मेरे देश का नहीं है, क्योंकि मैं तो एक्सपोर्ट्स कर रहा हूँ और मैं अपने एक्सपोर्ट्स रोकूंगा भी नहीं। तो ये जो बात चल रही है मार्केट्स के अंदर कि आप अपने ही कंज्यूमर्स को महंगा कर रहे हो टैरिफ लगा के, शायद इसको लेके वापस से थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो जाए। दूसरा, एफआईएस की फिर से बिकवाली हुई है। हालांकि लॉन्ग पोजीशंस के हिसाब से 17% पे है वो। आगे चल के इसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। $70 के आसपास अभी चल रहा है क्रूड। जैसे हमने कल भी आपको कहा था कि कोई भी पार्टिसिपेंट वर्ल्ड का ये नहीं चाहता कि इस समय क्रूड बढ़ जाए, क्योंकि सब कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं और हर ओपन एंडेड में है, इसलिए क्रूड की प्रॉब्लम्स कोई नहीं चाहता, इसलिए क्रूड जल्दी जल्दी नहीं चलेगा, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है। आरबीआई सिस्टम में करीब 2.25 लाख करोड़ की एक लिक्विडिटी इन्फ्यूज़ करेगा। लिक्विडिटी के चलते बाजार में थोड़ा बहुत मोमेंटम बनाए रखने के सिस्टम में कोशिश है आरबीआई की। और इसके अलावा टीसीएस की जो नई डील हुई है आपको पता ही है उसके बारे में, टावर डील है, और साथ ही जायडस की दवा की मंजूरी मिली है। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं जो आज हमने विंडोज़ में डाल दिए। अब मानसी कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। हमारे साथ आज शरद भी जुड़ेंगे ताकि आपको ग्लोबल मार्केट्स के बारे में थोड़ा आइडिया दे पाएँ, और मानसी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जो अगले 2.5 घंटे मेरे साथ रह के मेहमानों से कुछ क्वेश्चंस पूछ के मार्केट्स का ब्यौरा आपके सामने रखेंगे। मानसी, तो चलिए नए दिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं और 10 ट्रेडिंग सेशन की बिकवाली के दबाव या 10 ट्रेडिंग सेशन के प्रेशर के बाद कह सकते हैं कि कमजोर दिन या कमजोर समय जो है वो बीत रहा है और अब हरियाली की तरफ वापस बढ़ता हुआ भारतीय बाजार। इस वक्त निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजार के लिए हर तरफ से संकेत ऑन दी फेस ऑफ इट अच्छे नजर आएंगे आपको। फ्लैट है गिफ्ट निफ्टी की तरफ से एंटिसिपेशन सेंटिमेंट्स, लेकिन साथ ही ज्यादातर एशियाई बाजार में स्ट्रॉन्ग कामकाज देखने को मिल रहा है। अमेरिकी बाजार की मजबूती पर खास तौर से आपका ध्यान होना चाहिए। कुछ तमाम ट्रिगर्स, कुछ तमाम फैक्टर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन, स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन और सबसे बड़ी बात टैरिफ पर राहत की उम्मीद से अमेरिकी बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिली। बीती रात जब अमेरिकी बाजार बंद हुए तो हमने देखा डाउ, नैस्डैक, एसएनपी हर तरफ हमने मजबूती के साइंस देखे और सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस जो है डाउ जोन्स और उसके साथ साथ नैस्डैक में भी देखने को मिली। क्रूड के दाम 6 महीने के निचले स्तर पर है। बाजार का मूड इससे सुधरता हुआ दिखेगा और बैंक्स फाइनेंशियल्स पर आरबीआई की तरफ से जो खबरें आ रही हैं उसका इंपैक्ट जिस पर विस्तार से बातचीत जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन चलिए ओवरऑल ग्लोबल सेटअप कैसा नजर आ रहा है, क्रूड के एंटिसिपेशंस क्या कुछ कह रहे हैं और भारतीय बाजार के लिए ग्लोबल सेटअप जो है वो किस तरह की तस्वीर पेश कर सकता है, क्विकली जान लेते हैं शरद से। गुड मॉर्निंग शरद। वैसे तो मजबूती के साइंस हैं, लेकिन डीप डाइव कर बताएं ग्लोबल बाजार कैसे नजर आ रहा है। गुड मॉर्निंग मानसी। ऑफ कोर्स ग्लोबल मार्केट्स में एक रिलीफ आ गया है। जो टैरिफ्स का इश्यूज चल रहा था 1 महीने का, एक पॉज आ गया है
और ये सिर्फ एक कंट्री के लिए नहीं, सारे कंट्रीज़ के लिए। अब उसके कारण क्या हुआ है कि ओवरनाइट अगर हम बात करें तो आपकी जो ग्लोबल कार कंपनीज़ हैं, आपके फोर्ड ले लीजिए, इन सारे स्टॉक्स में एक अच्छी तेज़ी देखने मिली है। अच्छी रब ऑफ इफेक्ट की अगर बात करें तो डाउ जोन्स, नास्डैक, S&P 500 तीनों ही इंडिसेस 1% के ऊपर हैं। अमेरिकी बाज़ार में जो तेज़ी आई है, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो मेक्सिको और कनाडा के तारीफ है उसमें भी एक टाइप से आप कह सकते हैं पॉज लगा हुआ है। अब उसके कारण क्या हुआ है, बड़े बड़े कार कंपनीज एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, नेगोशिएशन हो रही है, गवर्नमेंट्स के साथ बात हो रही है, और ऑटो टैरिफ में जो है आप कह सकते हैं एक ढील मिल चुकी है अगर सिंप्लीफाई करें तो। इसके कारण जनरल मोटर्स 7% उछला, फोर्ड के भी शेयर 5% जो है ओवरऑल उछ रहे हैं। अब उसके अलावा ऑफकोर्स देखिए कैंसर वैक्सीन बनाने के लेकर उम्मीद से मॉडर्ना वो भी 15% उछल गया। फरवरी के जो सर्विस सेक्टर के जो यूएस मार्केट्स के डेटा, यहाँ पे भी ग्रोथ देखने की उम्मीद है। देखिए ये तो एक पहला बात हुआ आपका ग्लोबल मार्केट्स का, खासकर कि टैरिफ का पॉज को लेके। लेकिन दूसरा एंगल ऑफ कोर्स ब्रेंट क्रूड का भी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है खासकर कि कभी इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी के बारे में अगर हम बात करें तो ब्रेंट क्रूड $70 प्रति बैरल के नीचे आया है। अगले महीने ओवर सप्लाई का एक्सपेक्टेशंस है, तो उसके कारण जो टेक्निकल एनालिस्ट कह रहे हैं, स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा है कि और नीचे ब्रेंट क्रूड जा सकता है। ऑफ कोर्स उसके कारण जो बेनिफिट्स है लार्जली हमारे इंडियन इकोनॉमी को भी मिलता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स मैं बता देता हूं, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इतनी ज़्यादा तो टैरिफ की इम्पैक्ट हो रही है, और थोड़ी देर पहले डिम्पी ने भी कहा कि इन्फ्लेशन उसके ही देश में बढ़ जाता है अगर आप टैरिफ और खुद ही स्टार्ट कर रहे हो, तो ये तो एक नेगेटिव पॉइंट यूएस के लिए हो गई। अब उसके कारण क्या होता है कि आपका डॉलर पे प्रेशर पड़ता है। डॉलर इंडेक्स करेक्ट हो गया, 3.5 महीने के लोज पे है, ब्रेंट क्रूड गिर चुका है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, और ऑफकोर्स आरबीआई की जो इन्फ्यूजन आई है, ये सारे फैक्टर्स जो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए बहुत स्ट्रेंथ देता है, और जो डोमेस्टिक मार्केट है इंडिया के लिए उसके लिए भी बेनिफिट आता है। तो आज ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशंस है कि थोड़ी पॉजिटिव मोमेंटम आ सकते हैं, और हमने देखा एशियन स्टॉक्स जो है पॉजिटिव राइज किए हैं, रेंज बाउंड रही है गिफ्ट निफ्टी, तो यहाँ पे एक अच्छी अपमूव का एक्सपेक्टेशंस आ सकता है। एब्सोल्युटली शरद, बहुत शुक्रिया ग्लोबल सेटअप विस्तार से हमें बताने के लिए। तो क्लियरली कह सकते हैं कि तकलीफ के बादल जो हैं वो छटते हुए नजर आ रहे हैं, और ऑन अ पॉजिटिव नोट ऑप्टिमिस्टिक शुरुआत की पूरी संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हो भी क्यों ना 10 सेशन की जो कमजोरी का दौर हमने देखा, उसके बाद जो रिस्पाइट, जो सपोर्ट कल भारतीय बाजार में शुरू हुआ, वो कितना ज्यादा आगे बढ़ता दिखेगा, कितना सस्टेन होगा, और आपको ये सारे संकेतों को किस तरह से पढ़ना है, विस्तार से यही सब कुछ जानने की कोशिश होगी आने वाले 2.5 घंटे में। और अब शुरुआत करते हैं एफएनओ स्ट्रैटेजी, एफआईएस डीआईएस के एक्शन, और ये सारे एक्शन के तौर पर आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। शुरुआत सीधा एफआईएस के आंकड़ों से कर लेते हैं। कैश मार्केट में एफआईएस के आंकड़े आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, लगातार 10वें दिन बिकवाली है। कल करीब 2900 करोड़ के शेयर्स बेचे हैं, और इस साल अब तक की अगर बात करें 1,57,000 करोड़ की निकासी होती हुई दिख चुकी है। लेकिन एफआईएस के डेटा पॉइंट्स क्या कहते हैं, विस्तार से एक बार जान लेते हैं। एफआईएस डीआईएस के आंकड़ों का एफआईएस की होल्डिंग के क्या संकेत हैं, डिम्पी से। डिम्पी बताएं। देखिए मानसी, मार्केट के अंदर एफआईएस का कुछ चेंजेस तो हो नहीं रहा है। ये जो पुल बैक आप देख पा रहे हैं प्योर टेक्निकल पुल बैक है, क्योंकि आप 10 दिन से बैक टू बैक टूट रहे थे, और जिस लेवल पे आके आप खड़े हुए हैं वहाँ से और टूटना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। मतलब सोचो शॉर्ट्स वाले भी थक गए थे, शॉर्ट्स करते करते बाजार इस तरह से और इस तर्ज पे टूटा। 3.5% 10 दिन में टूट जाना बड़ी बात होती है इंडेक्स का। और अगर आप वैसे देखें तो पॉइंट्स में हम ऑलरेडी पहले भी काफ़ी कमज़ोर थे, और फेब का महीना तो बहुत ही ख़राब गया। तो आप नॉन स्टॉप 5 महीने के टूटने के बाद एफआईएस के नंबर्स में तत्काल प्रभाव से कोई बहुत बड़ा जंप आना चाहिए था। हम सोच रहे थे कि चलो ठीक है, इस बार अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो जाएगा तो नए अकाउंटिंग ईयर से शुरुआत हो। तो इसलिए ये एक अभी भी ड्यू है, पेंडिंग है कि भाई 31 मार्च तक अगर और सेलिंग नहीं होती है तो शायद 1 अप्रैल से आप, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर नया स्टार्ट करेंगे, शायद हो सकता है इंस्टीट्यूशंस की बुक्स भी आपकी तरफ ज़्यादा पॉजिटिवली आ जाए। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई है। आज 6 मार्च है, अगर 10-15 दिन में मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट भी कर देता है ना, तो वो भी उसका विन विन है। देखिए बाजार क्या अफोर्ड नहीं कर सकता, मार्केट और गिरना अफोर्ड नहीं कर सकता, वो कंसोलिडेशन अफोर्ड कर सकता है। वो इसलिए क्योंकि बैक टू बैक मार्जिन्स नहीं आएंगे, कंसोलिडेशन से चर्निंग होगी सेक्टर्स की, कंसोलिडेशन से सारी बिग और बैड न्यूज़ को आप डिस्काउंट करते जाओगे, ये सब चीज़ें मार्केट के लिए अच्छी हो जाएंगी।
लेकिन बाजार अगर गिरता है तो मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल के जरिए बताया कि आपके हाथ और आपके पाँव में काफ़ी स्वेलिंग है। अगर मैं थोड़ा भी दबाता हूँ उसको या थोड़ा हाथ भी रखता हूँ तो आप दर्द से कराह उठते हैं, यानी कि दर्द आपको काफ़ी होता है। द रीज़न इज़ बीइंग क्योंकि आप उस जगह पर पहुँच गए हो जहाँ पर आप अब टॉलरेट नहीं हो सकता कि मार्केट्स के अंदर और गिरावट आए, और जस्टिफिकेशन भी नहीं हो सकती कि मार्केट्स के अंदर और गिरावट आए। कुछ लोग कह सकते हैं कि देखिए उन्होंने तो टैक्स तो कम नहीं किया, आप जस्टिफिकेशन की क्यों बात बोल रहे हैं, गवर्नमेंट का क्या रोल था इसमें, गवर्नमेंट ने तो अभी कुछ काम नहीं किया। देखिए ये मैं समझ सकता हूँ कि रोज़ गवर्नमेंट आके मार्केट्स के अंदर ना बयान देगी ना काम करेगी। ये एक तरह का उनका एक तरीका है कि वो थोड़े साइड में है और उनका डे टू डे वर्किंग के अंदर काम नहीं है। जब 20% चलता है तब भी गवर्नमेंट आके बीच में कोई इंटरवीन ज़्यादा नहीं करती है। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जब इस तरह की गिरावट आए, छठे चौमासे तो सरकार को आके कुछ ना कुछ बोलना चाहिए ही था। अभी वो मिस हुआ है, कोई बात नहीं, हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसा कुछ पॉइंट्स लेके आ जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिससे कि एफआईज को ल्योर किया जाए। हम कभी आपसे नहीं कह रहे, ना ही मार्केट के पार्टिसिपेंट कभी आपसे ये कहते हैं कि हमें सब्सिडी दे दो। कभी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स आपसे ये नहीं कहेंगे कि हमें आप ये कर दो। मार्केट पार्टिसिपेंट्स का यही कहना है कि अगर इकोनॉमी स्ट्रांग चलेगी तो बाय डिफ़ॉल्ट हम भी ठीक चलेंगे, और एफआईज को खींचने के लिए इकोनॉमी को स्ट्रांग रखना या सरकार का बहुत एक्टिव होना ये बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं एफआईज की होल्डिंग्स पे। एफआईज की होल्डिंग्स 17% है। पिछले एक महीने से यही 15 से 17% के बीच में चल रही है, 1% कम तो 1% घट रही है। आप अगर देखेंगे पिछले एक महीने में अगर 3.5% से मार्केट टूटा तो उसमें एफआईज की होल्डिंग ज़्यादा नहीं घटी, क्योंकि स्कोप उनके पास भी नहीं है। अगर वो वर्ल्ड की सबसे टॉप 5 इकोनॉमीज़ को छांटेंगे तो उसमें से भारत भी आएगा, और उसमें से वो 15% से कैसे कम कर देंगे अपनी होल्डिंग्स। वो 11% तो हिस्टोरिकली जाते हैं, तो 15% पे तो ऑलरेडी थे, तो अभी 17% के अराउंड की पोजीशंस हैं। एक अच्छी चीज़ कल आप मानसी नहीं थे तो मैंने दर्शकों के सामने रखी, मैं फिर से रख देता हूँ। मेरे को थैंक यू करने का बार बार मन करता है, और ना केवल मन करता है, मैं बोलूँगा इस साहस दिखाने का भी हिम्मत आज इस बार डीआईएस ने दिखाई है। मैंने पिछले 1-1.5 साल से डीआईएस की होल्डिंग को 68% नहीं देखा, इस बार डीआईएस की होल्डिंग 68% पर है। वो चाहे आप मजबूरी समझें, वो चाहे आप जानबूझ के समझें, वो चाहे आप वैल्यूएशन समझें, चाहे कैसे भी समझें, डीआईएस ने बखूबी साथ समय दिखाया है मार्केट्स के अंदर, और उनकी होल्डिंग 68% है। ये कम नहीं है। रिटेल के पास 71% होल्डिंग्स है लॉन्ग साइड पे, और डीआईएस के पास 68 है। रिटेल को मैं एक किस्म से थोड़ा वैसा समझ सकता हूँ कि हाँ उसने पढ़ा नहीं समझा नहीं, या मार्केट गिर रहा था तो पार्टिसिपेट करता गया, फंसता गया। लेकिन क्या इंस्टीट्यूशनल ने वो गलती की है? नहीं, इंस्टीट्यूशनल से वो गलती नहीं की है। इंस्टीट्यूशंस का जो तेज़ी आई है, या मैं बोलूँगा लॉन्ग होल्डिंग्स बनी है, वो टिपिकली फेब के मंथ में बनी है। फरवरी के महीने से ठीक शुरुआत में यही होल्डिंग्स जो 68 दिख रही है, ये 48% के आसपास थी। यानी कि पिछले 1-1.5 महीने में डीआईएस की होल्डिंग्स बहुत तेज़ी से बढ़ी और 68% बढ़ी है। इसका मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से बॉटम फिशिंग की हुई है, कर भी रहे हैं, नहीं तो ये नंबर गिर जाता। बाजार का थोड़ा भी चलेगा तो इस नंबर को और गौर देना, ये गिरना नहीं चाहिए। अगर ये नहीं गिरता है तो आप एक लंबी रैली की तरफ भी बढ़ सकते हैं, क्योंकि डीआईएस का सपोर्ट मार्केट्स में अच्छे वैल्यूएशन से पकड़ा जाएगा। अब आ जाते हैं रिटेल के नंबर्स पे। 71% रिटेल के पास पड़ा हुआ माल है, थोड़ा ज़्यादा है। मैंने इस बारे में बताया, इसको आप अच्छा माने बुरा माने, जैसे आपकी कैलकुलेशंस करना हो तो कर सकते हो आप। रिटेल इस समय खचाखच मार्केट के अंदर भरा हुआ है, वो मार्जिन्स दे दे के अपनी पोजीशंस बचा रहा है, ये कहते हुए और ये मानते हुए कि एक ना एक दिन बाजार ऊपर आ जाएगा। ये अच्छा साइन भी है और एक बुरा साइन भी है। हिंदी में इसको कई बार डीठपना भी कहते हैं, और एक बार इसको ब्रेवरी भी कहते हैं, बहादुरी भी कहते हैं। अब आप इसको बहादुरी माने या डीठपना माने, बहुत ही फाइन लाइन है इसके अंदर। देखते हैं आगे चल के मार्केट्स और क्या करता है। बिल्कुल डिम्पी, ये तो बड़ी सच्ची, सही और अच्छी बात कही आपने। डीआईएस यानी कि घरेलू संस्थागत निवेशकों का शुक्रिया अदा करते हुए डिम्पी, और बात भी सही है। डीआईएस की लॉन्ग्स होल्डिंग, या यूं कहें कि कमजोर वॉलेटाइल बाजार में लगातार भारतीय बाजार को सपोर्ट करने का दमखम डीआईएस की तरफ से बिल्कुल काबिले तारीफ है। लेकिन भारतीय बाजार की कल की तस्वीर को अगर देखेंगे, वहां अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला, और इस एक्शन को अच्छा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 10 दिनों के लूजिंग स्ट्रीक के बाद भारतीय बाजार वेडनेसडे ट्रेडिंग सेशन में करीब 1.25% की तेजी दिखाने के बाद 22,337 के लेवल्स पर क्लोज हुए हैं। बेंचमार्क इंडेक्सेस की अगर बात करें,
स्ट्रॉन्ग रिकवरी वहां पर देखने को मिली। ओवरसोल्ड जोन्स थे, वहां से रिकवरी आना ये एक बहुत बड़ी मजबूती और बहुत बड़े सपोर्ट का साइन है। इंडेक्स ने स्ट्रॉन्ग बुल कैंडल्स फॉर्म किए थ्रू आउट द डे और स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट इमर्ज होता हुआ दिखा, ना सिर्फ ब्लू चिप बेंचमार्क स्टॉक्स में लेकिन उसके अलावा भी इतर स्टॉक्स जो ओवरसोल्ड जोन में थे, बार्गेन बाइंग वहां पर देखने को मिली। निफ्टी 22,337 के लेवल्स पर करीब 250 अंकों की मजबूती दिखाकर क्लोज हुआ है। नई पोजीशंस और एग्जिस्टिंग पोजीशंस निफ्टी में जिनकी है उनके लिए आज किस तरह के सेंटिमेंट्स बनेंगे? देखिए, आपने जो बातें अभी सारी बोली वो सारी ठीक है, लेकिन मैं उसमें से एक वर्ड को थोड़ा एक नॉच नीचे कर देता हूं। आपने एक स्ट्रांग वर्ड का इस्तेमाल किया, मैं उसकी फ्रीक्वेंसी को थोड़ा एक नॉच नीचे कर देता हूं। बस वो स्ट्रांग ना होते हुए थोड़ा सा मजबूरी वाला मेरे को कल ज़्यादा दिख रहा था मार्केट्स में, क्योंकि टेक्निकल पुल बैक है। और एक और चीज़, मार्केट्स के अंदर कैसे बढ़त आएगी, वो बढ़त आएगी या तो शॉर्ट्स की कवरिंग से या तो लॉन्ग से। तो कल ना निफ्टी के अंदर शॉर्ट्स पहली बार कवर हुए हैं और बैंक निफ्टी के अंदर सेकंड डे कवर हुए हैं ये। तो इससे पहले भी 7% और कल 2% हुआ और निफ्टी के अंदर कल 2% हुआ। एफ एंड वाली प्लेट दिखाइए जहाँ पर हम बकायदा % आपको दिखेगा ओपन इंटरेस्ट शेडिंग का। और इस ओपन इंटरेस्ट शेडिंग से ये चीज़ भी क्लियर हो गया कि बाजार के अंदर अभी भी गुंजाइश है और ओपन इंटरेस्ट शेडिंग करने की, क्योंकि इसका भी अभी भी ओपन इंटरेस्ट 2 लाख से ऊपर का चल रहा है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप ये कल थोड़ा आपके आंकड़े गलत आए हैं, कितने स्तर पर निफ्टी बंद हुआ उसमें 22,000, एक नंबर आपसे छूट गया है, 4 नंबर नहीं 5 नंबर होंगे। 1 मिनट के लिए इसको हटा के उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। एनी हाउ, अब आते हैं दूसरी पॉइंट्स पे कि जब शॉर्ट कवरिंग हुई है मार्केट्स के अंदर, क्यों क्या ये लॉन्ग चलेगी? देखिए, शॉर्ट कवरिंग आपको एक लेवल तक लेके जा सकती है। मेरी स्क्रीन वाला 1 मिनट के लिए आप चार्ट दिखा सकते हैं, मैं आपको जरा उससे ही आपको क्लियर कर देता हूँ कि शॉर्ट कवरिंग कहाँ तक आपको ड्रैग मार सकती है, लेकिन उसके बाद उसकी भी पेशेंस खत्म हो जाएंगी। अब आपको मैं दिखाता हूँ चार्ट पे। देखिए, ये जो डॉट डॉट वाली लाइन हमने नीली कलर की लाइन लगाई है, ये वही चिर परिचित लेवल हैं आपके 22,800, जिसके बारे में हमारी ज़बान कहते कहते थक गई थी, आप सुनते सुनते थक गए थे। फाइनली मार्केट ने वहाँ से ब्रेक डाउन दिया था और पनिशमेंट इतनी ज़ोरदार थी कि आप लगातार टूटते गए। अब ये आपको ग्रीन कैंडल्स, जो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स अभी मानसी बता रही हैं, ये मार्केट्स के अंदर बनी है। ये अच्छा साइन है, गुड साइन है, लेकिन ये पुल बैक सिर्फ यहीं तक का ही है। अभी भी आप कोई भी एक्सपर्ट्स देखेंगे ना, अभी बैठ जाएंगे देखना थोड़ी देर में, वो भी यही बात बोलेंगे, कोई भी आपको 22,800 के ऊपर का लेवल नहीं देगा अभी भी, क्योंकि 22,800 एक तरह का जंक्शन हो गया है। पहले गाड़ी ऐसे जाती थी, अब गाड़ी ऐसे जाएगी, ठीक है ना। तो वहाँ पे कई लोग उतरेंगे और कई लोग चढ़ेंगे, तो इसलिए 22,800 तक का तो तस्वीर दिख सकती है। उसके लिए कंडीशन है कि 22,500 22,800 यहाँ तक थोड़ा ड्रैग करके आप लेते आओ जैसे तैसे करके। और इसमें देखना शॉर्ट कवरिंग का बहुत बड़ा रोल होगा। आप बैक टू बैक 2-3 दिन शॉर्ट्स को कवर होते हुए देखेंगे, यानी कि माइनस का ओपन इंटरेस्ट आपके पास आएगा, लेकिन उसके बाद ये चीज़ खत्म हो जाएगी। फिर आपको नई ऊर्जा के साथ लॉन्ग पोजीशन चाहिए होंगी। ये मैंने डेरिवेटिव्स और टेक्निकल्स का पुराना बैक टेस्टेड तरीका बताया कि हाँ क्या और कैसे का काम हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब आपको क्या करना है। देखिए, हमने अपना एक प्रिंसिपल परसों छोड़ दिया था, डेट इज द एक्युमुलेशन। और जब से हमने प्रिंसिपल को छोड़ा, हमने बिल्कुल सही साइन पे छोड़ा कि अब हमको और नहीं प्लस करना, क्योंकि ऑलरेडी हम ऊपर से नीचे आते समय हमने कई बार कई फेजेस में आपको एक्युमुलेशन स्टांस करवा के आपके माल को प्लस करने की बात रखवाई। हमने कभी बाय नहीं बोला, हमने एक्युमुलेशन बोला। दूसरा प्रिंसिपल है बाय राइट एंड सिट टाइट। अभी भी आपको बाय राइट करना है और सिट टाइट करना है। देखो, मैं आपको सिट टाइट का एक डेफिनेशन दे देता हूँ बहुत आसानी से। आज अब होली आएगी 14 तारीख को, आप आज सोच लो कि मैं होली पे जो माल खरीद रहा हूँ मैं दिवाली पे काटूंगा। आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर भगवान की कृपा रही और सब कुछ अच्छा रहा ना, तो आप दिवाली पे बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमाएंगे। उसकी मैं एक रीज़न है, बहुत बेसिक सा लॉजिक बताता हूँ। मार्केट उस जगह पर आके खड़ा हो गया जहां पर कोई भी एक बड़ा पार्टिसिपेंट आएगा ना, तो वो छोटा मोटा मूव के लिए नहीं आएगा, वो बड़े मूव के लिए आएगा। अगर हम 4 साल के लो पे पहुंचे हैं ना, तो पिछले 4 साल में अगर एफआईज ने पैसा बनाया तो उनको वही बाजार वापस मिल गया, तो उस बाजार पे वो वापस भी आ सकते हैं, उसी वैल्यूएशन पे वो वापस भी आ सकते हैं। और अगर आएंगे तो वैसे ही खींचेंगे जैसे पिछले 3 साल में हमने मार्केट्स को देखा है, 2 साल में मार्केट्स को देखा है। तो जब भी आएगा तो वो भी बड़ा तेजी लेके आएगा, जो कोई भी आए, चाहे वो डीआईज लेड रैली हो, चाहे एफआईज लेड रैली हो, चाहे वो ग्लोबल लेड रैली हो, कुछ भी हो वो, है ना। तो बड़ा मूव हो सकता है, इसलिए थोड़ा समय देना। मैं फिर से आपसे रिपीट करता हूं, जो आप अपने जो भी पोजीशंस ले रखी है, लेना चाहोगे भी, उसको थोड़ा समय देना है इस बार।
इस बार वैसे वाला मामला नहीं है, आप 15-20 दिन में आपको थोड़ा सा प्रॉफिट हरा निशान दिखा तो तुरंत निकल जाओ। ट्रेलिंग लगाओ वो एक अलग मामला है, लेकिन थोड़ा समय देना। मैं लेवल्स के साथ निफ्टी को खत्म कर दूंगा। निफ्टी 22,000 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना चुका है, कल उसने कंफर्मेशन दिया, आज बैक टू बैक अगर और चल जाए तो और काम आ जाएगा। तो 22,000 अभी 22,100 आपका सपोर्ट एरिया है। ऊपर साथ जाते समय आपको 22,400-500 का एक रेजिस्टेंस फेस करना होगा, वो रेजिस्टेंस जस का तस है। एक बार 22,500 पार हो जाएगा तो एक अच्छा फेज आपके पास बन जाएगा। फिर देखते हैं आगे चल के क्या होगा। अभी कोई भी चीज़ बड़े लेवल पे कहना सिर्फ एक दिन के हरे निशान में बहुत जल्दबाजी है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आप ना निफ्टी पे 4,000 पॉइंट टूटे हो और कल सिर्फ 200 पॉइंट्स हम बढ़े हैं, तो ये बहुत छोटा है पॉइंट बताने के लिए कि यहाँ पे बॉटम बन रहा है। बॉटम बनने में भी 1000 पॉइंट चाहिए आपको समझने में कि बॉटम बन रहा है। 1000 पॉइंट्स लग जाएंगे समझने में, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। और अब एकुमुलेशन वाला स्टांस नहीं, अब जो ले रखा है उसी को सिट टाइट करके बैठिए, एंड नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन। एब्सोल्युटली। तो ये हो गया एफएनओ कॉर्नर में निफ्टी का पूरा आकलन। अहम स्तर आपके स्क्रीन पर, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स आपके स्क्रीन पर, क्लोजिंग, साथ ही बढ़त, कितनी बढ़त पर, ओपन इंटरेस्ट में बदलाव और साथ ही ट्रेंड किस तरह का नजर आया और यहां से आगे की तस्वीर कैसे देखने को मिलेगी। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी की अगर बात करें, सेकंड कॉन्जिक्यूटिव सेशन था जब हमने बुल कैंडल्स देखे, हायर हाई हायर लो हाईलाइट होता हुआ दिखा, बाइंग डिमांड इमर्ज होती हुई दिखी और क्लोज जो है बैंक निफ्टी का अगर आप देखेंगे मजबूती के साथ एक रेंज में बैंक निफ्टी खड़ा था 47,800 से लेकर 48,000 तक, 48,500 के नजदीक जाने की कोशिश करता हुआ कल हरे निशान के साथ मजबूती के साइंस। एक्सपेक्टेशंस आगे क्या है बैंक निफ्टी को लेकर? बैंक निफ्टी में जहां पर एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं और जो नई पोजीशंस बनाई हैं, मौजूदा शॉर्ट और नए शॉर्ट पोजीशंस वाले, डिम्पी क्या करें? पहली बात तो मानसी, कल बैंक निफ्टी के मुकाबले सिर्फ आधा ही बढ़ा। अगर आप निफ्टी का परसेंटेज चेक करेंगे तो करीब 1% था और बैंक निफ्टी का परसेंटेज चेक करेंगे तो आधा % था। इसकी वजह क्यों है कि बैंक निफ्टी आधा % क्यों होता? एक तो इसके कंपोनेंट इसकी वजह थी, कल इंडसइंड बैंक और HDFC बैंक ने प्रेशर बनाए रखा और बैंक निफ्टी को पूरी तरह से टेक ऑफ नहीं करने दिया। वो सिर्फ रनवे पे चलता चलता ही दिखा, टेक ऑफ नहीं कर पाया। ये चार्ट आपकी स्क्रीन पर है, आप देखोगे निफ्टी ने डैमेज किया था। ये डॉट डॉट लाइन आपको याद होगी, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाई थी निफ्टी पे, उसने उसको ब्रेक कर दिया था, बट बैंक निफ्टी ने उसको ब्रेक नहीं किया। बैंक ने अपने पैनिक बॉटम सेम ही जगह पे बनाया और 3 बार बनाए हैं। ये मैं पहली बार का बता देता हूँ, ये पहली बार का बना हुआ है बॉटम आपका जैन का 13 जैन का, फिर बॉटम बना करीब 27-28 जैन का, और फिर आपका जो बॉटम बना वो करीब 3 मार्च के आसपास का, और उसके बाद से यानी कि तीनों बॉटम एक जगह पे हैं। जबकि निफ्टी ने ऐसा नहीं किया, निफ्टी ने ब्रेक डाउन किया था बिकॉज ऑफ आईटी एंड कुछ वेटेज वाली से। बैंक निफ्टी का कंपोनेंट छोटा है, ठीक है, इसलिए अपने आप को बचा के उसी जगह से सपोर्ट लेके वापस इसने शुरू किया है पुल बैक का, और 2 कैंडल्स बताने के लिए सफिशिएंट है। सेम इसका भी पुल बैक आएगा तो हरे निशान तक जाएगा, यानी कि 49,200 तक जा सकता है। इसके ऊपर के लेवल अभी कोई भी आपको टेक्निकल एनालिस्ट या डेरिवेटिव एनालिस्ट नहीं देगा। वो भी 2 राउंड की शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है इस लेवल को बचाने में। ध्यान दीजिएगा मैं जो बात बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। 2 राउंड की शॉर्ट कवरिंग कर चुके हैं, एक दिन 7% और कल 2% की। 2 राउंड की शॉर्ट कवरिंग के बाद इस लेवल को हमने बचाया है। इसकी कॉस्टिंग बहुत पे की है इस लेवल को बचाने की बैंक निफ्टी ने। मैं आपको बता रहा हूं, जिसके 10 रुपए देने थे ना, बैंक निफ्टी ने इसके 100 रुपए खर्च किए हैं कि मेरे को 48,000 का लेवल नहीं खर्च करना या तोड़ना नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा पैसे देके सपोर्ट को बचाए वाला सपोर्ट है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं बोलूँगा बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स में से खासकर बड़े बैंकों को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपको क्या करना है क्या एकदम से आ जाना है? हमने तीनों स्टांस में से एक स्टांस हटाया हुआ है, अब सिर्फ 2 ही स्टांस है, बाय राइट एंड सिट टाइट। अगर आपके पास बाय राइट है तो आपको सिट टाइट वाले फॉर्मूले पे चले जाना है। दूसरा, नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन। एकदम से आना नहीं, कल के 200 पॉइंट देख के एकदम से मुंह में पानी मत लाना, मैंने कई बार आपको बोला है, और आंखों में पानी नहीं लाना। आंखों में पानी से डिप्रेशन होगा, मुंह में पानी से एग्रेशन होगा, दोनों से बचो आप। थोड़ा शांति रखो। ये बाजार हमने, अब आप खुद ही बोलते हो कि 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 30 साल तो हो सकता है मानसी की एज भी नहीं होगी, है ना, तो 3 साल में हमने पहली बार देखा। मेरे पास तो टोटल एक्सपीरियंस नहीं होगा, हम सबका मिला ले एक्सपीरियंस तो 30 साल का नहीं होगा। तो अगर हम जो चीज़ पहली बार देख रहे हैं उसको फील करने के लिए या उसके साथ जुड़ने के लिए भी हमको थोड़ा समय लगेगा। और इसलिए मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि होली वाली चीज़ अगर दिवाली पे कटे तो ज़्यादा अच्छा है। होली वाली चीज़ होली के आसपास कटेगी तो छोटे में भी आप निकल सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अभी पेशेंस, अभी स्विंग ट्रेडर्स को भी इन्वेस्टर बनने की ज़रूरत है।
अब इस स्विंग ट्रेडर और ट्रेडर्स को भी इन्वेस्टर बन जाना चाहिए और बड़े पैसे को चेज करना चाहिए, क्योंकि ये भाव और ये वैल्यूएशन भगवान ने सब कुछ अगर ठीक रखा तो ये आपको वापस देखने को भी नहीं मिलेगा, है ना, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। हाँ, और बुरा होना है वो एक बात अलग है, वो तो भविष्य के गर्भ में, वो ना मैं बता सकता हूँ ना कोई बता सकता है, वो तो ब्रह्मा जी का विधान है। ठीक, मोटा मोटी मैंने आपको लेवल्स बता दिए। अब मैं आपको बताता हूँ इसका सपोर्ट 48,000 का सपोर्ट मार्केट ने अच्छे से बचाया हुआ है, बट बहुत बड़ा गैप नहीं है, इसलिए 48,000 के ही सपोर्ट को फिलहाल पहला सपोर्ट और आखिरी सपोर्ट अभी मान के चलना। दूसरी बात, ऊपर आते समय 48,600 और 800, जब तक ये दोनों लेवल्स को हम अच्छे से पार नहीं करते तब तक और शॉर्ट कवरिंग या और तेजी मार्केट्स में नहीं आएगी। शॉर्ट कवरिंग खत्म हो सकती है 48,800 पे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि काफी बड़ा पैसा बैंक निफ्टी ने खर्च कर दिया इस लेवल को बचाने में, तो उसके बाद शॉर्ट्स कवर करने के लिए भी नहीं है। और उसका मैं बेस्ट एग्जांपल बताता हूं, ओपन इंटरेस्ट आप चेक कर लोगे तो 99,000 का ओपन इंटरेस्ट है, 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट भी खड़े नहीं है सिस्टम में। इसका मतलब बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हमने खर्च कर दिए इस लेवल को बचाने में, तो इसलिए बैंक निफ्टी काफी लाइट है। अच्छी न्यूज आएगी तो दौड़ेगा, बुरी न्यूज आएगी तो नीचे भी वापस आएगा। काफी लाइट है, काफी बड़ा स्विंग बैंक निफ्टी में मिलेगा। बी अवेयर, थोड़ा सावधान रहना। स्विंग ट्रेडिंग अगर जिसको करनी आती है तो बैंक निफ्टी में एक्सपेरिमेंट थोड़ा ज्यादा करना। तो ये मोटा मोटी मैंने लेवल्स बता दी, कन्विक्शन बता दी। एक शेयर एफ&ओ बैन में है, डेट इज कॉल्ड मन्नापुरम फाइनेंस। पुट कॉल रेशियो 1 पे आ चुका है, क्योंकि शॉर्ट्स कवर हुए हैं इसलिए पुट कॉल रेशियो 1 पे आ गई है, जो कि मार्केट्स को फेयर वैल्यू कर देता है। कॉल पुट के हिसाब से ज़्यादा गंभीरता उसके अंदर नहीं दिखेगी। अब मेहमान जुड़ चुके हैं, उनको जरा वेट नहीं कराएंगे और उनसे जरा पूछते हैं क्या करना चाहिए। किरण जानी हमारे साथ जुड़े हैं। किरण सर नमस्ते। और कुणाल परार भी हमारे साथ जुड़े हैं, दोनों का नाम क से ही शुरू होता है। बहुत बढ़िया। कुणाल परार नमस्ते जी, बताइए सर निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आपका टेक क्या है? जो बात हमने रखी अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ है तो उसको ठीक भी कीजिएगा और थोड़ा वैल्यू एडिशन भी कीजिए सर। नमस्ते। वेल सर, आप भी चार्ट देखते हो, हम भी चार्ट देखते हैं, आप भी यूआई देखते हो, हम भी यूआई देखते हैं। सो आपने जो बोला उसमें गड़बड़ी वाली कोई बात ही है ही नहीं सर। और आपने एक बहुत ही बढ़िया बात बोली कि 30 साल में पहली बार ऐसा है कि लगातार निफ्टी ने नीचे के लेवल दिखाए हैं, कंटिन्यूअस लेवल दिखाए। और आपने एक वहां पर बहुत बढ़िया पॉइंट बोला है कि भाई अपना एक्सपीरियंस उतना है ही नहीं है, उतनी एज भी उतनी नहीं है, तो पहली बार हमने देखा जो समझने में और संभलने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो टोटली एग्री विथ यू। नाउ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल की बात करते हैं। बहुत ही बढ़िया सपोर्ट, तीसरी बार ये सपोर्ट लिया हुआ है 47,850 के लेवल पर, और यहाँ से एक बाउंस बैक के एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। पिछले 2 दिन में जो मोमेंटम हमें देखने को मिली है, पिछले 2 दिन में जो रैली हमें देखने को मिली है, उसके बेस पे लग रहा है कि ऊपरी लेवल पे 48,600 अगर वो ब्रेक होता है तो आपको आने वाले दिनों में 49,400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सो व्यू बैंक निफ्टी में पॉजिटिव साइड का ही है। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में थोड़ा सा यहाँ पे डाइसी व्यू है। बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी को वो जो गैप बनाई थी 28 फेब को, यानी कि लास्ट फ्राइडे को, वो फिल करनी बहुत जरूरी है। जो 22,450 टू 22,500 की जो रेंज है वो फिल करनी जरूरी है और उसके ऊपर सस्टेन होना जरूरी है। अगर ये रेंज ब्रेक फिल कर देती है, उसके ऊपर सस्टेन होती है, तो फिर हम ऊपरी लेवल पे 23,200 तक के भी लेवल का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। एंड डिम्पी जी, यहाँ पे एक और बात मैं कहूंगा, एफआईआई कल के दिन में फ्यूचर में लॉन्ग करके गया है, ऑप्शन में भी लॉन्ग करके गया है। उसके पहले दिन भी एफआईआई ने फ्यूचर में लॉन्ग किया था, लेकिन कहीं ना कहीं कैश में लगातार सेलिंग की जो उसकी मोमेंटम है जारी है। नो डाउट डीआई वहां पे बैलेंस कर रहा है, लेकिन जब तक आपका एफआईआई पूरी तरह से बाइंग में नहीं आता है, छोटा मौजूदा बाइंग में भी नहीं आता है, तब तक जो सेंटिमेंट रहेगा वो नेगेटिव साइड का ही रहेगा। तो लेट्स होप कि जैसे मार्च ग्रेजुअली जाता है उसके बाद हमें एफआईआई में एक बाइंग देखने को मिले। सो मोटा मोटी व्यू यहीं पे है कि शॉर्ट टर्म के लिए आपको यहाँ पे बॉटम बनता हुआ देखने को मिल सकता है। रैली हमें आगे एक्सटेंड होती हुई देखने को मिल सकती है। थैंक्स वेल फॉर दैट अपडेट कुणाल। और शॉर्ट टर्म में बॉटम बनता हुआ, और इस वक्त कल के सत्र को ही अगर याद करें और देखें तो जो मजबूती देखने को मिली थी, क्लियरली पुल बैक जो था वो ड्रिवन था, कई सारे फैक्टर्स थे जिसमें एशियाई मार्केट, एशियाई बाजार की मजबूती, अमेरिकी बाजार का सपोर्ट, बार्गेन बाइंग, ओवरसोल्ड स्टॉक्स जो थे उसमें बार्गेन बाइंग देखने को मिली, और साथ ही हमने देखा वैल्यू बाइंग ब्लू चिप स्टॉक्स में भी नजर आई। पूरा का पूरा लेखा जोखा, बाजार का सेटअप, एफआईआईज डीआईएस के आंकड़ों से लेकर उनका आकलन, निफ्टी के सेंटिमेंट्स कल कैसे थे और आज के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, और बैंक निफ्टी के सेंटिमेंट्स कैसे थे और आज के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, साथ ही ग्लोबल सेटअप, सब कुछ
कुछ हमने आपके लिए रख दिया है, तो बेस तैयार हो चुका है। आइए आगे बढ़ेंगे। अब शुरुआत करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक बाजार खुलने से पहले नजर आपकी कहां पर होनी चाहिए। हमारे साथ किरण जानी भी जुड़े हैं जैनम ब्रोकिंग से। किरण, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। कल का पुल बैक, मजबूती के साइंस, आज की शुरुआत से पहले मजबूती के संकेत, कैसे देख रहे हैं इंडेक्स पर? आप स्ट्रेटेजी क्या बनाएंगे और स्टॉक स्पेसिफिक क्या कुछ है आपके रेडार पर? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ओवरऑल कल का जो पुल बैक था डेफिनेटली काफी अच्छा पुल बैक था। लंबे समय से हम भी ध्यान दे रहे थे कि 22,200 22,100 जो 23 में रैली स्टार्ट हुई थी और 26 तक गई, उसका एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट 38% था। अब उसी लेवल के आसपास हम देख रहे हैं कि निफ्टी के ऊपर एक बुलिश मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है जो काफी बुलिश रिवर्सल माना जाता है। फिबोनाची का ऑलरेडी एक सपोर्ट था, ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर थी, तो हम निफ्टी के ऊपर ही एक पोजिशनल बाय कॉल दे रहे हैं। पहला तो 22,300 250 के बीच में हम लॉन्ग करके जा सकते हैं। 22,100 के नीचे का आप स्टॉप लॉस रखें। और जैसे ही डिम्पी जी ने बताया कि 22,800 पहले जो एक क्लस्टर सपोर्ट था, अब वो कहीं ना कहीं क्लस्टर रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो पहला हमारा टारगेट रहेगा 22,800। जैसे ही 22,800 कवर होता है या तो उसके ऊपर मार्केट सस्टेन होता है, उसके बाद एक अच्छी खासी रैली देख सकते हैं। तो डेफिनेटली एक बार के लिए लॉन्ग करना चाहिए 22,100 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ, और 22,800 वुड बी द टारगेट फॉर शॉर्ट टर्म। दूसरा, अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो पावर स्टॉक्स में हमें लग रहा है कि काफी सारा एक एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो अदानी पावर के ऊपर आप ध्यान दे सकते हो। डेली चार्ट के ऊपर क्लियर कट एक फॉलिंग वेज पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आप देखोगे तो उसका जो पैनिक लो था 432 का, वहां से कंटिन्यूअसली स्टॉक प्राइस हाई टॉप बना रहा है, इवन दो मार्केट एक बेरिश ट्रेंड के अंदर है, तो एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ है। साथ ही साथ इनके लोअर टाइम फ्रेम चार्ट्स आप देखोगे तो वहां पे भी एक डबल बॉटम पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं अदानी पोर्ट के ऊपर पोजिशनल कॉल लेना चाहिए, एक बार के लिए लॉन्ग करना चाहिए। तो 505 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 490 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एंड 540 एज अ टारगेट हम देख रहे हैं आने वाले समय में। तो निफ्टी एंड अदानी पावर हमारी तरफ से बाय कॉल रहेंगे। ओके, सो निफ्टी पर एक बाई स्ट्रेटजी, टारगेट 22,800 और स्टॉप लॉस 22,100, मजबूती के साइंस एंटिसिपेट कर रहे हैं किरण। और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अडानी पावर स्ट्रेटजी आपके स्क्रीन पर आप देखेंगे। 540 तक के लक्ष्य यहां पर देखने को मिल सकते हैं। 490 का स्टॉप लॉस लगाएं। 505 की कल क्लोजिंग देखने को मिली थी। कुणाल, गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। स्ट्रेटजी इंडेक्स पर आपने बताई, स्टॉक स्पेसिफिक आपकी रणनीति क्या होगी आज के लिए? स्टॉक स्पेसिफिक दो स्टॉक है, दोनों खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। पहला जो स्टॉक है वो अदानी ग्रुप से ही है। किरण सर ने अदानी पावर की बात की, मैं अदानी पोर्ट की बात करूंगा। 1,080 के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। 0.25% का एसएल यहाँ पे आएगा। टारगेट की बात करते हैं तो 1140 का पहला टारगेट है जो आली चार्ट पे उसका फर्स्ट रेजिस्टेंस है, और जैसे ये ब्रेक होता है 1180 तक के भी लेवल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा जो स्टॉक है वो हिंद कॉपर है। बहुत ही बढ़िया कल के दिन में एक मोमेंटम देखने को मिली है। 206 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। 224 का पहला टारगेट है एंड जैसे ये ब्रेक होता है आपको 236 का दूसरा टारगेट भी देखने को मिल सकता है। दो कॉल्स खरीदारी की कुणाल की तरफ से भी। अडानी पोर्ट्स में खरीदारी के मौके 1140 का पहला लक्ष्य, इसके बाद 1180 तक के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही हिंदुस्तान कॉपर पर भी खरीदारी करने की राय। 224 के टारगेट्स आप मानकर चलें, उसके बाद 236 तक के लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइएगा 206 का। तो 3 कॉल्स खरीदारी के आपके सामने बाजार खुलने से ठीक पहले, और इंडेक्स पर पॉजिटिव स्टांस, पॉजिटिव स्ट्रैटेजी लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं और खबरों वाले शेयर्स का रुख करते हैं। आज कई सारी खबरें, कई सारे सेक्टर्स जहां पर आईटी, बैंक्स, फाइनेंशियल्स, काफी कुछ होगा जो कि रेडार पर रहेगा। बाजार खुलने से ठीक पहले कौन सी खबरें हैं जो कि कल बाजार बंद होने के बाद एक्सचेंजेस पर आई और आपकी निगाह वहां होनी चाहिए, जान लेते हैं शरद से। शरद, बताइए। गुड मॉर्निंग मानसी। सबसे पहले ऑफकोर्स बैंकिंग एनबीएफसी स्टॉक्स पे फोकस रखेगा। आरबीआई जो है लिक्विडिटी मेजर्स ली हैं तो वहाँ पे अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकती है। लेकिन खबरों वाले शेयर्स पे अगर फोकस करते हैं तो टाटा मोटर्स, भारत फोर्ज, सोना बीएलडब्ल्यू, आरके फोर्जिंग्स, इन स्टॉक्स पे आपको नज़र रखनी चाहिए। यहाँ पे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो है 1 महीने की टैरिफ की जो इश्यूज़ चल रही हैं ऑटो सेगमेंट में, उसकी ढील दे दी गई है। और ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको, कनाडा इस एग्रीमेंट के ऊपर है। इंपॉर्टेंटली मैं ये बता दूं कि टाटा मोटर्स, भारत फोर्ज, सोना बीएलडब्ल्यू, आरके फोर्जिंग्स, इन सारे ही स्टॉक्स में जो एक्सपोजर है, अगर उसकी बात करें तो ये एक्सपोजर यूएस मार्केट्स में ज़्यादा है, तो उस पर भी नज़र रखिएगा। ओएमसी पेंट्स, एविएशन, टायर्स, इन स्टॉक्स पे भी नज़र रखिए। यहाँ पे ब्रेंट क्रूड जो है अपने 3 ईयर लो लेवल्स पे आ गया है। 68.33
लेवल्स को टच किया है, तो इस टाइप से नेट नेट पॉजिटिव रहेगा इन स्टॉक्स को। और याद रखिए जो क्रूड डेरिवेटिव रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें जो है आपको बेनिफिट देखने मिल सकता है उनके मार्जिन्स में। जाइडस लाइफ की बात करें तो यूएस एफडीए का फाइनल अप्रूवल आया है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लो है, स्टॉक के लिए पॉजिटिव रहेगा। टीसीएस जो है एक बड़ा डील साइन किया है वांटेज टावर्स के साथ, जहां पे टेलीकॉम साइट मैनेजमेंट वो करने वाले हैं यूरोपियन मार्केट्स में, स्टॉक के लिए पॉजिटिव रहेगा। कैस्ट्रॉल में थोड़ी वैल्यू अनलॉकिंग देखने मिल सकती है। हमारा अगला स्टॉक है, एजेंसी से खबर आ रही है कि सऊदी अरामको जो है अपनी बोर्ड की अप्रूवल ले सकता है, जिस तरह वो बीपी की कैस्ट्रॉल लुब्रिकेंट एसेट्स में एक्विजिशंस या कुछ रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं। टाटा स्टील जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है। यहाँ पे आर्सेलर मित्तल निप्पॉन ने कहा कि जो इंपोर्ट कर्ब्स हो रहे हैं भारत में उनके रॉ मटेरियल मेटकोक को लेके, उसके कारण प्रोडक्शन और डिले देखने मिल सकता है उनकी प्लान्स में, तो एक नेगेटिव रीड थ्रू इंडस्ट्री के लिए है। इसलिए मैंने टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू का नाम लिया। कुछ स्टॉक्स है जो वायदे बाजार में भी ऐड हो रहे हैं 28 मार्च से, वो इंक्लूड करते हैं हिंदुस्तान जिंक, आइनॉक्स विंड और पीएनबी हाउसिंग। ठीक है, ये कुछ एक खबर वाले शेयर्स आपके सामने शरद ने रख दी हैं और हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। मयूरेश जोशी भी मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं। मयूरेश सर नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। जाइडस लाइफ साइंसेज की खबर से शुरू करता हूं सर। खबर आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, जरा नोटिस कीजिएगा उसको भी। इसको एक दवा की अप्रूवल भी मिली है, इस पे आपका टेक क्या है? इसमें डिफेंसिव और एग्रेसिव दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसलिए थोड़ा इससे स्टार्ट कर रहा हूँ सर। मॉर्निंग डिम्पी जी, नहीं आई थिंक पॉजिटिव न्यूज़ है, बट नंबर्स कैसे आते हैं देखना बहुत लाजमी होगा। दूसरा आई थिंक जो यूएस टैरिफ्स की हम बात कर रहे हैं बार बार, फार्मा इंडस्ट्री को लेके क्या टैरिफ्स का एक रुझान रहता है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन का, ये देखना बहुत जरूरी होगा। बट ऑब्वियसली आई थिंक ये ड्रग अप्रूवल एक बहुत बड़ी खबर है जाइडस के लिए। काफी कुछ अप्रूवल्स उनको मिले हैं, तो आई थिंक दे हैव गॉट अ वेरी स्टेडी पाइपलाइन, जिसके वजह से एक्सपेक्टेशन यही है कि फ्यूचर लॉन्चेस भी ठीक ठाक रहेंगे। हालांकि आई थिंक नंबर्स कैसे निकल के आते हैं देखना बहुत लाजमी होगा अलॉन्ग विद ट्रम्प टैरिफ्स। एट दिस जंक्चर जैसे हम देखते हैं मार्केट्स इन इंडिया में जो ईपीएस अर्निंग्स रेटिंग है, आरएस रेटिंग है, एपिट इंडिया हमें थोड़ा बेटर प्लेस लगता है, क्योंकि लार्ज पार्ट ऑफ द रेवेन्यूज ऑलमोस्ट 98-99% रेवेन्यूज इंडिया से ही आते हैं। मार्जिन 27-28% पे है, आरओईज 27-28% की भी है, बैलेंस शीट ठीक ठाक है विद वेरी वेरी मिनिमल डेट ऑन इट्स बुक्स, डिविडेंड यील्ड 8% के आसपास है। तो लगता है जाइडस में पॉजिटिव रिएक्शन होगा, बट एबिट इंडिया इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू विद। एक और मयूरेश सर आपसे ही टेक ले लेता हूँ मैं वो है क्रूड के रिगार्डिंग है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए तो बेनिफिशियरी है ही है, क्योंकि इंटरनेशनली क्रूड के प्राइसेस अभी $70 के आसपास चल रहे हैं और कल तो डिप $68 तक का पहुंच गया था। हमने भी कई एक्सपर्ट से बातचीत की मयूरेशी, तो उन सबका मानना है कि कोई भी इस कंडीशन में नहीं है कि हायर द क्रूड रखा जाए। ना तो रशिया, ना ही अमेरिका, ना ही गल्फ कंट्रीज अभी चाहेंगे एकदम से स्पीड से बढ़ जाए, और ना ही इंडिया के फेवर में, ना ही चाइना के फेवर में है ये। कुल मिला के क्रूड शायद शांत भी रहेगा और $70 के आसपास काफ़ी समय भी निकाले। इसी का बड़ा बेनिफिट हमको एविएशन में दिख रहा है सर, पेंट कंपनीज में दिख रहा है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में दिख रहा है। पिछले 3-4 दिन से अच्छा चल रही हैं ये। आपका टेक क्या है सर? बने रहें इसमें अगले कम से कम 15-20 दिन, थोड़ा पुल बैक भी मिलेगा, थोड़ा वैल्यूएशन भी मिलेगा। तो डिम्पी आई थिंक एक टैक्टिकल ट्रेड बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज 3 वजह है। एक जो क्रूड प्राइसेस में एक हमने कंसिस्टेंटली एक रेंज बाउंड ट्रेड देखा है, एंड नाउ इट इज ट्रेडिंग एट द लोअर एंड ऑफ द रेंज। ऑब्वियसली आई थिंक एक बेनिफिशियल इम्पैक्ट डाउनस्ट्रीम कंपनीज के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है। बट दूसरी चीज ये भी है कि जो 2 चीजें होती है, एक आई थिंक जो इन्वेंट्री गेन स्ट्रोक लॉसेस होते हैं, इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। दूसरा आई थिंक जो सिंगापुर जीआरएम्स है, ये $5.5 के आसपास पहुंच चुके हैं। अगर यहीं पे कंसिस्टेंटली रहते हैं तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो रिफाइनिंग मार्जिन हैं यहाँ पे एक ठीक ठाक रुझान देखने मिल सकता है। बट आई थिंक इट हैज टू बी अ कंसिस्टेंट फ्लो। आई थिंक 3 महीने तक ये ट्रेंड बरकरार रहनी चाहिए। बट आई थिंक विद द करंट जंक्चर, एट द करंट जंक्चर, कहीं ना कहीं टैक्टिकल ट्रेड बहुत जरूर बनता है। थर्ड आई थिंक जो डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स रहती हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए, जिसे पेटकेम प्रोडक्ट्स कहते हैं, दैट इज क्लियरली डिटरमाइंड सप्लाई डिमांड फैक्टर्स की वजह से। जो डेल्टाज है वो ऑब्वियसली चाइना रूल करती हैं, क्योंकि चाइना का एक बहुत बड़ा डोमिनेंस है डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट मार्केट शेयर में। तो वहां पे थोड़ी आई थिंक अभी भी प्राइसिंग रिलेटेड इश्यूज हैं। बट जो सबसे 2 बड़े मुद्दे हैं, एक आई थिंक जो जो मार्जिन होती हैं वहां पे आई थिंक कंसिस्टेंसी थोड़ी देखी जा सकती है प्राइसेस स्टे दिस वे, और जो सिंगापुर जीआरएम्स है वो थोड़े ऊपर के लेवल पे अगर रहते हैं
तो यहाँ से भी आई थिंक एक इंक्रीमेंटल फायदा होता है। तो डेफिनेटली आई थिंक एक टैक्टिकल ट्रेड जरूर बनता है ऑयल मार्केटिंग। ठीक है, डन, ये पॉइंट टेकन हो गया सर आपका। और मैंने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और साथ ही पेंट कंपनीज और एविएशन वाली कंपनीज को हम 3-4 दिन से देख भी रहे हैं और आपने भी बात इसको सही माना है। एक और मैं खबर भी ले लेता हूं सर, वो है बैंक्स को लेकर। कल HDFC बैंक को छोड़ के ज़्यादातर बैंक चल रहे थे। अब खबर मार्केट में फिर से आई है कि कुछ लिक्विडिटी इंजेक्ट कर सकती है सरकार, और उसका जो क्वांटम है वो 1.86 करोड़ है। ये सेकंड टाइम है एक महीने के अंदर, इनफैक्ट 1 से 1.5 महीने के अंदर, जब लिक्विडिटी को इंजेक्ट किया जा रहा है। एक बार इस पे आपका टेक, कितना फ़र्क पड़ता है सर इन सब चीज़ों से, और इससे खासकर PSUs बैंक पे कितना इम्पैक्ट आता है? नहीं, मैसिव फर्क पड़ता है। और डिम्पी जी ये भी समझना चाहिए कि जब 15 मार्च होगा तो एडवांस टैक्स पेमेंट्स आएंगे, सो देयर विल बी अ लिक्विडिटी ड्रॉडाउन, जैसे हम देखते हैं हर साल एनुअल बेसिस पे सिस्टम में। और इसलिए आई थिंक एक बहुत अच्छी मूव है टू प्रॉब्ली इंश्योर दैट द लिक्विडिटी रिमेन्स सफिशिएंट इन द सिस्टम इटसेल्फ। सो दैट्स पॉइंट वन। दूसरा, आई थिंक जो RBI कर रही है इन टर्म्स ऑफ बोथ OMOs और जो करेंसी स्वैप को लेके, कहीं ना कहीं आई थिंक सिस्टम को एक स्थिरता मिलती है। तीसरा, आई थिंक जो उठक पटक इक्विटी मार्केट्स में चल रही है, जनरली जो हमने ट्रेड देखा है, दैट डिपॉजिट ग्रोथ हैज स्टार्टेड कमिंग बैक स्लोली एंड स्टेडीली पिछले कई महीनों से। तो जो हम डिप्लीशन देख रहे थे इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट फ्लोज पिछले कई क्वार्टर्स में, जो कासा रेशियो में डिटेरियोरेशन देख रहे थे, कहीं ना कहीं आई थिंक दैट शुड शो सम साइंस ऑफ स्टेबिलिटी एंड इंप्रूवमेंट गोइंग फॉरवर्ड। और हालांकि आई थिंक रेट कट्स थोड़े डिफर हो सकते हैं, आई थिंक बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी मेजर्स अडॉप्टेड। आई थिंक बैंकिंग सिस्टम में जो एक फ्लो है क्रेडिट का, जो एक्सपेक्टेशन हम मान के रख सकते हैं कि इट शुड नॉट प्रॉब्ली क्रिप द बैंकिंग सिस्टम एज अ होल। आई थिंक जो फ्लो ऑफ क्रेडिट है कि वो बरकरार रहेगा। और ये सारे जो पहलू मैं कह रहा हूँ, आई थिंक दैट ऑब्वियसली विल सपोर्ट द एंटायर इकोसिस्टम इन टर्म्स ऑफ बैलेंस शीट ग्रोथ एज वेल। तो हमें लगता है आई थिंक जो हम सेक्टर की PSRS रेटिंग्स देखते हैं, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग देखते हैं, एक ओवरवेट कंसेंसस जरूर है, बट सिलेक्टिवली बैंक्स और फाइनेंशियल्स शुड डू वेल ये वित्त वर्ष। ठीक है, पॉइंट टेकन सर। अब थोड़ा इसको और ही मैटर को समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे रिपोर्टर भी जुड़ गए हैं। तो आपने तो इसका इम्पैक्ट बता ही दिया, बट हमारे रिपोर्टर आपको ये भी बता देंगे कि एक्चुअली RBI कैसे कैसे इंजेक्ट करेगा ये 1,86,000 करोड़ रुपए को। अंकुर मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, RBI को कवर करते हैं, वही आपको बताएंगे। अंकुर बताएं आप। यह सेंट्रल बैंक ने लिक्विडिटी को ईज करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। यहाँ पर OMOs कंडक्ट किए जाएंगे 50,000 करोड़ ईच के, जो कि इस महीने प्लान्ड है। इससे पहले भी डॉलर रुपी स्वैप का अनाउंसमेंट जो हुआ था 28 फरवरी को, वहां पर $10 बिलियन के डॉलर रुपी स्वैप को अच्छा रिस्पांस मिला था। इसलिए यहां पर भी एक और डॉलर रुपी स्वैप को अनाउंस किया गया है। जो ओवरऑल अगर हम लिक्विडिटी मेजर्स की बात करें तो वो 3 लाख करोड़ से ज्यादा के होंगे अगर आप जनवरी से अभी तक देखें। साथ ही जो रेट कट हुआ था उससे भी बैंकों को लिक्विडिटी में आसानी जरूर हुई थी, लेकिन अभी भी कई सारे और लिक्विडिटी मेजर्स की एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि 15 मार्च को जो टैक्स आउटफ्लो होना है उसके लिए पूरी तैयारी चल रही है। और बाद में अभी देखना यह होगा कि न सिर्फ ये स्टेप जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो और भी स्टेप्स रिजर्व बैंक से उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि जो डेफिसिट है वो अभी भी जो लास्ट डेटा है उसके हिसाब से 20,000 करोड़ का बना हुआ है। और चूंकि ये टैक्स आउटफ्लो होना है तो ये फिर से और गहरा हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको अंकुर भी सारी चीज़ें बता ही रहे थे। एक टेक्निकल कॉल मैं और ले लेता हूँ। जब बैंक की बात इतनी छिड़ गई है, आपको बता भी दिया, रिपोर्टर्स ने, मयूरेश सर ने एक टेक दे दिया, तो एक बैंक और पता करते हैं। लेके आइए जरा SBI या फिर ICICI, दोनों में से कोई एक। SBI लेके आइए। एक बार आप जरा चेक करेंगे, कुणाल परार, SBI। वेल डेफिनेटली डिम्पी जी, कल के दिन में बहुत ही बढ़िया मोमेंटम देखने को मिली है। इतना नहीं, पिछले लगातार 3 सेशन से स्टॉक में एक बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रही है। मंगलवार को एक बुलिश हैमर बनाया था, उसके बेस पर फॉलोअप मोमेंटम भी देखने को मिली है। नई खरीदारी करके चलने की सलाह तो डिम्पी जी बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड नए कॉल के लिए उतना सही नहीं है। लेकिन जिनके पास ऑलरेडी स्टॉक में पोजीशन है वो होल्ड करके रखे, क्योंकि जैसे ही स्टॉक 735 के ऊपर सस्टेन होगा
तो आपको यहाँ पे अच्छी खासी रैली 780 तक देखने को मिल सकती है। सो व्यू पॉजिटिव साइड का ही है, 735 के ऊपर 780 तक की रैली ये स्टॉक हमें दिखा सकता है। ठीक है जी, पॉइंट टेकन है। अब कुछ और शेयर्स पता कर लेते हैं जो कल के सुपरस्टार साबित हुए, या मैं बोलूँगा कल जो का बढ़िया से ट्रेड चलते हुए दिखे हमको, वो शेयर्स कुछ आपके सामने रखता हूँ मैं। जस्ट अ मिनट। हाँ, यस। अब आप देखेंगे उसके अंदर कल जो ट्रेड थे उसमें एक तेज़ी वाला सौदा बना अडानी ग्रुप के एक शेयर्स के अंदर, अडानी ग्रीन्स के अंदर। एक बार जरा स्क्रीन पर दिखाएंगे, कल 10% करीब चला है। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस दिखाना, करीब वो भी 10% के आसपास चला है। अडानी एंटरप्राइजेस दिखाना, करीब वो भी 4-5% के आसपास चला होगा। ये कल के सारे भाव हैं। और आप वैसे अगर चेक कर रहे हैं तो पिछले 3-4 दिन से इनका कंसोलिडेशन भी चल रहा है। किरण जानी, एक बार आपका टेक चाहिए इन अडानी के जो मैंने 3 शेयर्स के नाम बोले, अडानी ग्रीन, अडानी सॉल्यूशन, अडानी एंटरप्राइजेस। आपको टाइम चाहिए तो टाइम ले लो, एक ही शेयर के साथ कंटिन्यू करूंगा तीनों में से। तो सर आपने जो 3 शेयर बताए उसमें अदानी ग्रीन लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। रीजन ये है कि जिस तरह से यहाँ पे डेली चार्ट हम देख रहे हैं, एक फॉलिंग वेज पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ उसका पहले का सपोर्ट था वो 880 था और स्टॉक की क्लोजिंग 840 के आसपास आई है। तो इमीडिएट लेवल पे अगर हम करंट मार्केट प्राइस से देखें तो बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न जरूर बनी हुई है। 880 तक ये स्टॉक जा सकता है और अगर 880 का लेवल क्रॉस होता है तो उसके बाद एक शार्प रैली भी आ सकती है। तो कंसिडरिंग फॉलिंग चैनल या तो फॉलिंग वेज ब्रेकआउट, करंट मार्केट से आप लॉन्ग करके जा सकते हो। 800 के नीचे का एक स्टॉप लॉस रखिए और जैसे ही 880 क्रॉस होता है अग्रेसिव लॉन्ग भी कर सकते हो, जिसमें आपका टारगेट रहेगा करीबन 950 से 1000 तक का। तो अदानी ग्रीन लुक्स वेरी मच प्रॉमिसिंग। ऑलरेडी हमने अदानी पावर के ऊपर भी हमारा व्यू दिया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लॉन्ग कर सकते हैं अदानी ग्रुप में, अदानी ग्रीन, अदानी पावर। और कुणाल सर ने जिस तरह से अदानी पोर्ट की भी बात की है, तो पोर्ट ऑलरेडी हमारे पोर्टफोलियो में भी है। तो ये सारे अदानी के स्टॉक्स हैं जो हमें काफी अच्छे लग रहे हैं। डन। दूसरा एक शेयर है बीएससी। मयूरेश सर, कल एनएससी ने ये कहा कि अपनी एक्सपायरी को 1 डे बिफोर कर देंगे बीएससी की एक्सपायरी से। अब तो एक्सपायरी की भी लड़ाई होने लगी, पहले ये कभी नहीं होता था, अब हो रही है। मंगलवार को बीएससी एक्सपायर्स करता अपने कॉन्ट्रैक्ट को, अब एनएससी कहेगा मैं सोमवार को अपने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायर करूंगा, जस्ट बिकॉज ऑफ वॉल्यूम का गेम है। हाँ, वॉल्यूम उनका सिंक हो रहा था और उनका राइज हो रहा था, उनको ऐसा लगा कि हम भी पहले कर देते। अब सोमवार से पहले तो कोई दिन ही नहीं बनता ना, वो तो संडे है, तो लास्ट सोमवार ही ऑप्शन था, तो सोमवार ही उन्होंने कर दिया। अब हमको थोड़ा सा ये गाइड कीजिए कि बीएससी अभी और कितना टूट सकता है। इसकी प्रॉब्लम सिर्फ एनएससी के ये एक्सपायरी नहीं है, कुछ और भी है। आप अगर रीड कर पा रहे हैं तो सर थोड़ा बताइएगा, बीएससी बहुत टूटा है इस बीच। नहीं, सो डिम्पी आई थिंक जो ऑब्वियस रिएक्शन आना था वो आ गया, कंसिडरिंग जो एक्सपायरी चेंजेस है उसको लेके। बट 2 चीजें आई थिंक, आप कोई भी ब्रोकिंग हाउस को देखिए जो बिजनेस अपडेट है, एंजल वन के भी बिजनेस अपडेट्स आए थे, जहाँ पे कैश वॉल्यूम्स कम होते जा रहे हैं बिकॉज एक्सपायरीज हैव आल्सो गॉट रिड्यूस्ड। कहीं ना कहीं ओवरऑल एफएनओ रिलेटेड वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे कम हो रहे हैं मंथ ऑन मंथ और द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स। हैविंग सेड दैट, क्योंकि बाजार थोड़े साइडवेज और डाउन ट्रेंड में निकल गए थे, सेंटिमेंट्स खराब हो चुके थे, इसलिए आई थिंक वहां पे भी कैश वॉल्यूम पे दिक्कतें आने लग गई थी। और इसलिए आई थिंक एक प्ले है ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ हाउ मार्केट मूव्स फ्रॉम अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। ऑब्वियसली अगर आप बिग पिक्चर आर्गुमेंट देखते हैं डिम्पी जी, तो जो डीमैट एडिशंस हैं फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स वो बरकरार रहने की पूरी उम्मीद रख सकते हैं हम। जो सिप एडिशंस है वहाँ पे कंसिस्टेंसी ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रख सकते हैं। जो इक्विटी के एसेट ओनरशिप है ये सिर्फ 5.5% है, विच इज वे लोअर देन इवन इमर्जिंग मार्केट्स और वर्ल्ड एवरेज से। तो यहाँ पे आई थिंक सुधार ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बिल्कुल मुमकिन है। बहुत आई थिंक जो अल्ट्रा एचएनआई हाउस होल्ड हैं ये डबल हो सकते हैं, जो 8 लाख हाउस होल्ड है या 16 लाख हाउस होल्ड हो सकते हैं अगले 5 या 7 वर्षों में, जिसको वेल्थ एडवाइजरी फर्म, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की सहायता जरूर लगेगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सारी चीजें करने के लिए प्लेटफॉर्म लगेगा। तो कहीं ना कहीं द बिग पिक्चर आर्ग्यूमेंट ऑब्वियसली स्टेज विद एक्सचेंजेस, वो बीएससी हो लिस्टेड स्पेस में, एनएससी हो अनलिस्टेड स्पेस में, एमसीएक्स कमोडिटी स्पेस में। शॉर्ट टू मीडियम टर्म ये स्टॉक अच्छा खासा चल चुका था, वैल्यूएशन टेनेबल नहीं थे। Obviously, I think you cannot have even a platform based on all these factors put together trading at exaggerated valuations. और ये कोर्स करेक्शन है, तो मुझे लगता है आई थिंक नॉर्मल कोर्स करेक्शन है, बट बिग पिक्चर आर्ग्यूमेंट कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट्स के साथ रहेगा। और इसलिए आई थिंक ये पूरी इकोसिस्टम और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अच्छी करनी चाहिए। जो आप करेक्शन देख रहे हैं ये सारे प्लेयर्स में, वो प्लेटफॉर्म्स हो लाइक बीएससी, एसेट मैनेजर्स हो,
एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हो, वेल्थ मैनेजर्स हो, आई थिंक एक नेचुरल रिएक्शन है, थोड़ी सी आई थिंक डी रेटिंग हो रही है फॉरवर्ड मल्टीपल्स को लेके कंसिडरिंग मार्केट कंडीशंस, बट आई थिंक दैट शुड नॉर्मलाइज अगर आपका एक लंबा नजरिया हो तो मेरे हिसाब से आई थिंक कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेंट्स जिसका सही में लंबा नजरिया हो शुड कंटिन्यू डूइंग. All right, Marish, thanks for that detailed take. Exchange ancillary capital market participants पर पूरा फंडामेंटल टेक, और एक्सचेंज एंसिलरीज में अगर लंबी अवधि का नजरिया बनाकर आप चल रहे हैं तो फिर BSE लिमिटेड, कैम्स है, मोतीलाल ओसवाल, ये सारे के सारे स्टॉक्स हैं, MCX जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म प्ले सारे के सारे. चलिए आगे बढ़ेंगे और कच्चे तेल की चाल पर भी विस्तार से बातचीत होनी चाहिए, क्योंकि कच्चे तेल की चाल में तेज गिरावट के बाद एक हल्की रिकवरी का मोड. ब्रेंट के दाम $70 के इर्द गिर्द ट्रेड करते हुए, और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो है कच्चे तेल की चाल के साथ साथ अगर देखें पेंट स्टॉक्स हैं, एविएशन प्लेज हैं, उस पर एक इम्पैक्ट आता हुआ जरूर देखने को मिलेगा. और इसी के साथ एक इम्पैक्ट RBI की लिक्विडिटी की जो खबरें आ रही है उस पर, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स का भी खासतौर से लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए RBI का बड़ा एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है. इसके अलावा कई सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं, और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स को ध्यान में अगर रखें तो रिलायंस पर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आए हैं. इसके अलावा फार्मास्यूटिकल स्पेस पर ब्रोकरेज रिपोर्ट है, और इंडिया के वैल्यूएशन पर भी कुछ रिपोर्ट्स आते हुए नजर आए हैं. SBI कार्ड्स पर एक बार नजर होनी चाहिए. मैनेजमेंट की मीट हुई, मैनेजमेंट की मीट के बाद टेकअवेज आए, टेकअवेज के बाद ब्रोकरेजेस के बुलिश रेडार पर. गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट और SBI कार्ड्स 844 के लेवल्स पर 1.25% की मजबूती के साथ कल क्लोज हुआ. 912 तक के टारगेट्स गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट जता रही हैं. कुणाल, आपकी राय SBI कार्ड्स पर? बहुत ही बढ़िया से मोमेंटम कल के दिन में SBI कार्ड में हमें देखने को मिली है. जिस हिसाब से स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है, आने वाले दिनों में अभी अच्छी खासी मोमेंटम हमें ये पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल सकती है. इतना ही नहीं, जहां मार्केट ऊपरी लेवल से 12-13% नीचे गिर चुका है, ये स्टॉक ने अपनी जो मोमेंटम है कंटिन्यू रखी ऊपर के लेवल की तरफ. यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह है. 844 का क्लोजिंग है. लोअर लेवल पे जो सपोर्ट आ रहा है वो है 815 का है. 815 के क्लोजिंग बेसिस पे खरीदारी करके चलने की सलाह है. 870 का पहला टारगेट है, और जिस दिन ये काउंटर 870 ब्रेक करेगा, ये काउंटर में वन वे रैली देखने को मिलेगी, जिसके बेस पे काउंटर हमें 980 तक के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी हो जाएगा. सो खरीदारी करके चलने की सलाह है 815 के SL के साथ. स्टॉप लॉस 870 के लेवल्स जब ये स्टॉक देखेगा, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखेगा. 870 के बाद 980 तक के टारगेट्स भी देखे जा सकते हैं. तो 912 तक के टारगेट्स गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट बता रही है, और अब हमारे एक्सपर्ट का भी यहां पर पॉजिटिव आउटलुक SBI कार्ड्स पर. 912, 980 तक भी जाने का दमखम SBI कार्ड्स पर. बाजार खुलने में सिर्फ 15 मिनट का है इंतजार, और इस वक्त भारतीय बाजार के लिए संकेत अच्छे नजर आते हुए प्री ओपन टिक्स आपके स्क्रीन पर आप देखेंगे. और बाजार के लिए इस वक्त शुरुआती तौर पर रणनीति जो है वो सारी की सारी हमने आपके सामने रखी है. स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कौन से, उस पर लगातार हमारी फोकस है. और इस वक्त कल की तस्वीर को अगर याद कीजिएगा, भारतीय बाजार ने 10 सेशन की कमजोरी के बाद रिस्पाइट दिखाई, और वो रिस्पाइट उम्मीद यही करेंगे, वो सपोर्ट उम्मीद यही करेंगे कि सस्टेन होता हुआ दिखे, और यहां से बाजार पीछे मुड़कर बिल्कुल ना देखे, आगे मजबूती के साइंस की तरफ बढ़ता चला जाए. इस वक्त सेंटिमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए अगर आप देखेंगे, महज 42 सेकंड में प्री ओपन टिक्स आपके स्क्रीन पर नजर आ जाएंगे. रुपए की ओपनिंग आप देखेंगे, एशियाई बाजार के मजबूत संकेत और अमेरिकी बाजार में अच्छा खासा एक्शन. हमारे साथ एक्सपर्ट की पैनल जुड़ी है. टेक्निकल पैनल पर किरण जानी और कुणाल परार हमारे साथ मौजूद हैं, और मयूरेश जोशी बाजार पर अपना फंडामेंटल टेक लेकर हमारे साथ मौजूद हैं. चलिए शुरुआत करेंगे प्री ओपन टिक्स से. ठीक पहले बाजार में किस तरह के सेंटिमेंट्स हैं, कहां नजर होनी चाहिए? मयूरेश, गुड मॉर्निंग. शुरुआत आपसे करना चाहूंगी. लगभग 13 मेजर सेक्टोरल इंडिसेस जो है मजबूती के साथ कल ट्रेड क्लोज करते दिखे, जिसमें मेटल, IT और ऑटोमोबाइल स्टॉक्स ने रैली दिखाई. BSE मिड कैप और स्मॉल कैप इंडिसेस में अच्छा खासा एक्शन, करीब 2.5 से लेकर 3% रिस्पेक्टिवली मजबूती के साइंस दिखाकर ये क्लोज हुए. ओवरऑल मार्केट का सेटअप, जहां कमजोरी पर हम ये कह रहे थे कि कॉशियस नजरिया रखें, अब बाजार जहां पॉजिटिव स्टांस दिखा रहे हैं, नजरिया क्या रखना चाहिए? तो मानसी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल. नहीं, दो चीजें. एक, आई थिंक वी जस्ट कम आउट विद अ रिपोर्ट अ फ्यू डेज बैक, जहां पे हमने हिस्टोरिकल करेक्शंस को एनालाइज किया है स्टार्टिंग फ्रॉम 2008. और 2008 का जो क्रैश था, 2011 में जो एक सप्लीमेंट्री कैश आया था, दैट वाज बिकॉज ऑफ अ स्ट्रक्चरल ड्रॉ डाउन इन द मार्केट बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्सिंग.
बट उसके बाद की जो सारे ड्रॉडाउन हुए हैं, और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आई है कि पिछले 20 वर्षों में 17 years इवन विद ड्रॉडाउन इन ईच ऑफ दिस ईयर सेंसेक्स पॉजिटिव में बंद हुआ है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक हम उम्मीद लगाए बैठ सकते हैं कि लास्ट 2.5 या 3 सालों में जो मार्केट में एक भयंकर तेजी दिखी थी, कहीं ना कहीं पुल बैक्स बिकॉज ऑफ वैल्यूएशंस, ब्रॉडर मार्केट में और भी वैल्यूएशन ज्यादा हो चुके थे, जो एक्सेसेस थे, फ्रॉड बिल्टअप हुआ था, वो शायद कोर्स करेक्ट कर रहे हैं। वो एक नॉर्मल करेक्शन रहता है, इट्स अ वेरी नॉर्मल रिएक्शन फॉर द मार्केट्स। दूसरा जो एवरेज ड्यूरेशन ऑफ करेक्शन है, दैट इज ऑलरेडी एक्सीडेड द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ 88 डेज। अगर आप पिछले 10 या 12 वर्षों की हिस्ट्री निकाले, एंड वी आर ऑलरेडी एट अराउंड 152 डेज। इससे पहले जो मैक्सिमम करेक्शन हुआ था वो 188 दिन का हुआ था, जो कैलेंडर ईयर 15 में जो एक मेजर ड्रॉडाउन हमें दिखा था बाजार में। बट वहाँ वो भी आई थिंक बिकॉज ऑफ एशियन मार्केट करेंसी क्राइसिस उसके वजह से था। तो सिक्लिकल फैक्टर्स की वजह से मार्केट में आई थिंक एक पुल बैक हुआ है। वैल्यूएशंस थोड़े रीजनेबल हो गए हैं अभी कंपेयर टू व्हाट इट वाज 4 या 6 months बैक। और इसलिए हमें लगता है आई थिंक कि जो ये सारे संकेत हैं, बॉन्ड यील्ड, डिविडेंड यील्ड और अर्निंग्स यील्ड का एक कंपैरिजन आप करते हैं, तो दैट इज क्लोज टू लॉन्ग टर्म एवरेजेस। जो हम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का एक पैटर्न देखते हैं मार्केट्स में इंडिया में, वी आर कमिंग वेरी क्लोज टू दैट एज वेल। और इसलिए अगर एक फॉलो थ्रू आता है तो वहाँ पे एक अच्छे संकेत मार्केट को मिल सकते हैं। इसलिए हमें लगता है आई थिंक ये जो टफ टाइम्स हैं अगले कुछ हफ्तों में, आई थिंक वी शुड प्रॉब्ली बी रीसेटिंग एंड हिटिंग द बॉटम एज फार एज द मार्केट्स आर कंसर्न। शायद एक टाइम करेक्शन से मार्केट गुजरे उसके बाद आफ्टर द पुल बैक, क्योंकि ओवरसोल्ड टेरिटरी में थे अभी। बट कहीं ना कहीं आई थिंक अर्निंग शुड स्टार्ट कमिंग बैक बिकॉज ऑफ टैक्स कट्स एंड अदर रीजंस एज वेल as we hit into the first quarter। और इसलिए अर्निंग्स जो एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, that should start coming back। Domestic sectors, to answer your question, Mansi, should remain in focus। वो agri related हो, बैंक selectively हो, hospital stocks हो, specific capital good stocks हो, ये मेरे हिसाब से आई थिंक ये वर्ष के लिए थोड़े बेहतर करना। ओके, तो चलिए ये हो गया बाजार पर एक फंडामेंटल टेक। मार्केट लाइव में बाजार खुलने से ठीक पहले 3 पैसे मजबूती के साथ रुपए की ओपनिंग होती हुई इस वक्त नजर आएगी। 86 रुपए और 96 पैसे के मुकाबले रुपया 86 रुपए और 93 पैसे पर आज के सत्र में खुलता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त अगर आप देखेंगे प्री ओपन टिक्स आपके स्क्रीन पर है 22,427 के लेवल्स के इर्द गिर्द शुरुआत होने की तैयारी, यानी कि कल के साइंस जो नजर आए थे 22,337 पर जो क्लोजिंग हुई थी वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करता हुआ निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के टिक्स पर भी नजर रहेगी। रुचित हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल। आइए उनका स्वागत करते हैं और उनसे भी उनके ओपनिंग कॉल्स जान लेते हैं। रुचित, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। बताइए क्या होंगे आपके स्टॉक्स बाजार खुलने से ठीक पहले? जी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। 2 स्टॉक्स है जो खरीदारी की सलाह है, जहाँ पे हम ये मार्केट के अपमूव में एक आउट परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक तो पीएसयू स्पेस में से एनटीपीसी। इनफैक्ट आप देखेंगे तो जो सेक्टरल मूव्स कल के अपमूव में रहे हैं उसमें पीएसयूज है, मेटल्स है, ये 2 ऐसे स्पेस रहे कि जहाँ पे रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस ज्यादा रहा है कंपेयर टू अदर इंडाइसेस। सो हमें लग रहा है कि ये आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा और काफी बीटन डाउन नेम्स है पीएसयू स्पेस में कि जहाँ पे एक पुल बैक रैली आ सकती है। सो एनटीपीसी विद इन दैट स्पेस एक अच्छा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस रह सकता है, एक छोटे चैनल के ब्रेकआउट के वर्ज पर है। आरएसआई ने ऑलरेडी एक पॉजिटिव क्रॉसओवर्स दिया है जो पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 311 के स्टॉप लॉस से यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी 343 के टारगेट्स के लिए। और जैसे मैंने कहा कि मेटल्स दूसरा एक सेक्टर है जहाँ पे आउट परफॉर्मेंस रह सकता है। इनफैक्ट जो डॉलर इंडेक्स गिरा है पिछले कुछ दिनों में, 3 सेशंस में 107 से 104 के आसपास आया है, तो फॉलिंग डॉलर इंडेक्स यूजुअली मेटल्स के लिए पॉजिटिव रहता है क्योंकि वहाँ एक इनवर्स कोरिलेशन रहता है। सो हमें लग रहा है कि कल के सेशन में भी हमने काफी अच्छा मूव मेटल स्टॉक्स में देखे। जेएसडब्ल्यू स्टील विद इन द मेटल स्पेस स्ट्रक्चर्स काफी पॉजिटिव। इनफैक्ट ये एक ऐसा स्टॉक है जो अगर जनवरी के लोज से देखे तो बिल्कुल करेक्शन वहां पे जनवरी के बाद हुए नहीं है। सो जब पूरा मार्केट करेक्ट हो रहा था तभी भी ये स्टॉक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा था और इसीलिए हमें आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकता है। सो जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी की सलाह रहेगी 965 के नीचे स्टॉप लॉस से 1085 के टारगेट्स के लिए। तो दोनों खरीदारी की जेएसडब्ल्यू स्टील 1085 के टारगेट्स 1.5% तक की मजबूती के साइंस देखने को मिल रहे हैं प्री ओपन टिक्स में भी, और यहां से तेजी के पूरे आसार नजर आते हैं। और साथ ही एनटीपीसी पर भी खरीदारी के मौके बनते हुए रुचित जैन की तरफ से ओपनिंग कॉल्स। इस वक्त बाजार खुलने से ठीक पहले एनटीपीसी 343 के लेवल्स पर आज मजबूती की तरफ बढ़ता हुआ 330 तक की कल की क्लोजिंग दिखी थी और प्री ओपन में भी मजबूती के
साइंस क्लियरली नजर आ रहे हैं। इस बीच रुचित आपसे ही जानना चाहेंगे बैंक्स और एनबीएफसीज पर एक क्विक टेक, क्योंकि आरबीआई सिस्टम में 1,86,000 करोड़ की लिक्विडिटी डालने वाला है वाया ओपन मार्केट ऑपरेशन परचेज ऑक्शंस, और बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर इसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। हमारे अन्य एक्सपर्ट से भी हमने बैंक्स फाइनेंशियल्स पर उनका नजरिया जाना। छोटी मझौली बैंक्स, लार्जर बैंक प्लेयर्स पर आपका टेक क्या होगा? एनबीएफसीज पर भी गौर कीजिएगा। ये आउटलुक पॉजिटिव है, क्योंकि अगर आप जनवरी के लोज देखेंगे तो निफ्टी ने अपने जनवरी के लोज तोड़ के रिसेंटली न्यू लोज बनाए। इनफैक्ट सभी के सभी सेक्टरल इंडाइसेस ने नए लोज बनाए। बट नो प्राइवेट बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज इंडाइसेस, ये दो ऐसे इंडाइसेस रहे कि जहाँ पे जैन के लोज नहीं ब्रेक हुए। सो हम एक कंपैरिजन करेंगे तो एक ऑलरेडी एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस करेक्टिव फेज के टाइम पे बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसी स्पेस ने बताया, और अब पीएसयू बैंक्स भी ओवरसोल्ड से बाउंस बैक दे रहे हैं। सो आई थिंक स्ट्रक्चर्स भी ऑलरेडी पॉजिटिव थे न्यूज के पहले, और अगर ऐसी न्यूज के बाद में और सपोर्ट मिलता है, सो पॉजिटिव मोमेंटम हम बैंकिंग स्पेस और एनबीएफसी स्पेस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। विद इन द बैंकिंग स्पेस कोटक बैंक एक अच्छा आउट परफॉर्मर रहा है रिसेंटली, जिसमें 4 साल के लगभग कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट्स हमने 2 महीने पहले देखे। सो कोटक बैंक जैसे स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रह सकते हैं। पीएसयू बैंक्स में से एसबीआई है, यूनियन बैंक है, ये दोनों के स्टार्ट स्ट्रक्चर्स काफी पॉजिटिव है, सो यहाँ पे एक आउट परफॉर्मेंस रह सकता है। और एनबीएफसी स्पेस में से श्रीराम फाइनेंस क्लियर एक लीडर है, बजाज फाइनेंस और श्रीराम फाइनेंस, इनफैक्ट ये 2 स्टॉक क्लियर लीडरशिप हमें रिसेंटली दिखी है। सो ये सभी स्टॉक्स है जो एनबीएफसी और बैंकिंग के स्पेस में से हम एक पॉजिटिविटी आज के सेशन में इनमें आते हुए देख सकते हैं। एनबीएफसीज के लिए पॉजिटिव एंटिसिपेशन, और इसी स्पेस में पसंदीदा स्क्रिप्ट्स भी रुचित के हमने जाने हैं। लेकिन चलिए 9 के नवरत्न की सूची अब जान लेते हैं। 9 के नवरत्न में कौन से स्टॉक्स ऐड किए हैं शरद ने? शरद से जानते हैं, बताइए। जी बिल्कुल, सबसे पहले जो है हम बात करेंगे ऑटो स्टॉक्स की, खास करके टाटा मोटर्स, भारत फोर्ज, सोना बीएलडब्ल्यू, आरके फोर्जिंग्स। इन स्टॉक्स का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इनका एक्सपोजर यूएस मार्केट्स में है। अब कल रात जो थे इम्पॉर्टेंटली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने 1 महीने की जो टैरिफ की एग्जेम्पशन है उसको जो है यूएस ऑटोमोटर्स जो व्हीकल बनाते हैं वो कंप्लाई करने के लिए एक टाइप से ढील दे दिया, एक टाइप से माफ़ कर दिया, रिलैक्सेशन देखने मिला जो यूएस, कनाडा और मैक्सिको के एग्रीमेंट में है। खास करके यूएसए ने एक और चीज़ कहा कि वो ज़ीरो टैरिफ चाहते हैं जो कार इंपोर्ट्स आ रहे हैं इंडिया में उनको लेके। लेकिन आज का फोकस वो नहीं रहेगा, आज का फोकस रहेगा कंपनीज जिनका यूएस में एक्सपोजर है, उनको 1 महीने की रिलैक्सेशन आई है, स्टॉक के लिए पॉजिटिव रह सकता है। टाटा मोटर्स, भारत फोर्ज, सोना बीएलडब्ल्यू, आरके फोर्जिंग, सबका रेवेन्यू 40 से 50% का, माफ़ करेगा 20 से 40% का जो है रेवेन्यूज़ इस मार्केट से आता है। ओएमसी पेंट, एविएशन, टायर स्टॉक्स पे जो नज़र रखिएगा। ब्रेंट क्रूड अपने 3 ईयर लोज पे आ गया है, बात करें $68 के आंकड़े पे आ चुका है, तो ओएमसी स्टॉक्स, बीपीसीएल, आईओसीएल पे तेज़ी आ सकती है। जाइडस लाइफ, यूएसएफडीए की अप्रूवल आई है कैंसर ट्रीटमेंट ड्रग के लिए, स्टॉक के लिए बहुत पॉजिटिव है। टीसीएस ने भी बड़ा डील क्रैक किया है वांटेज टावर्स के साथ, जो टेलीकॉम साइट मैनेजमेंट पे है यूरोप के मार्केट्स में। बैंक्स और एनबीएफसीज पे भी नज़र रखिएगा। यहाँ पे आरबीआई इंजेक्ट 1.9 लाख करोड़ करने वाली है ओएमओ, यानी कि आपके परचेज ऑक्शंस को लेके। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए एक नेगेटिव रीड थ्रू है, जहाँ पे आर्सेलरमित्तल निपुण ने कहा है कि कुछ इम्पोर्ट कर्ब्स आए हैं जो इंडिया के प्रोडक्शन और डिले कर सकते हैं उनकी एक्सपेंशन को लेके। एफएमसीजी स्टॉक्स की बात करें तो अदानी विल्मर जो है यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आ सकता है, क्योंकि एडिबल ऑयल प्राइसेस जो है थोड़े सस्ते हो गए। जिस तरह चाइना ने 10% इम्पोर्ट ड्यूटी यूएस के सोए पे लगाया है। जो कुछ स्टॉक्स है जो वायदे बाजार में इंक्लूड होंगे 28 मार्च से, हिंदुस्तान जिंक और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, इन दोनों स्टॉक्स पे जो है आपको नज़र रखना होगा। और आखिर में हमारा बिग बोल्ड ब्रोकरेज है कैनफिन होम्स नज़र में रहेगा। एक्सिस कैपिटल ने अपग्रेड कर दिया है बाई पे ऐड से, और टारगेट प्राइस 770 रुपये प्रति शेयर का रखा है। तो ये अहम स्टॉक्स है जिसकी आपकी नज़र होनी चाहिए। हो गए 9 के नवरत्न की सूची। शुक्रिया शरद, ये पूरी की पूरी सूची हमारे साथ शेयर करने के लिए। अब एक इम्पॉर्टेंट खबर माइनिंग कंपनियों को लेकर। अमेरिका के रेसिप्रोकल ड्यूटी लगाने से पहले खनन मंत्रालय एक्शन में आ गया है। पिछले हफ्ते मंत्रालय ने संभावित टैरिफ बढ़ोतरी के असर की समीक्षा और आगे की रणनीति को लेकर एक बैठक की। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए। देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से माइंस मिनिस्ट्री ने एक इम्पॉर्टेंट बैठक की है तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जो मिनरल एक्सपोर्ट है यूएस को, उसको लेकर क्या सिचुएशन है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की स्थिति इस वक्त क्या है और आगे की रणनीति क्या हो सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ इस मसले पर बैठक हुई है जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की गई है। साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि इस बात पर भी चर्चा हुई है कि जो पोटेंशियल
राइज हो सकते हैं टैरिफ की जहां तक बात करें मिनरल एक्सपोर्ट्स पर, उसको कैसे डील किया जाएगा, क्या आगे की रणनीति होगी। सूत्र हमें बता रहे हैं कि एक प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है जिसमें तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर चर्चा की गई है ताकि जो इम्पैक्ट है उसमें कमी लाई जा सके। इसके अलावा इस बात पर भी चर्चा हुई है कि जो एक्सपोर्ट मार्केट है उसको कैसे डाइवर्सिफाई किया जाए, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको क्या इंसेंटिव्स दिए जाने चाहिए, साथ ही साथ टैरिफ को किस तरीके से रैशनलाइज किया जाए। तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर चर्चा की गई है। एक प्रस्ताव तैयार हो रहा है जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं, और इसे इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी के सामने रखा जाएगा और तमाम ड्यू डिलिजेंस के बाद सरकार अंतिम फैसला लेगी। इसके अलावा अगर आप ओवरऑल इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया स्टील, हाई ग्रेड एल्युमिनियम, लिग्नाइट जैसे जो प्रोडक्ट है वो प्रोमिनेंटली यूएस को एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर आप मिनरल प्रोडक्ट्स की बात करें, और इस डेलिब्रेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू ये था कि जो एल्युमिनियम एक्सपोर्ट इंडिया कर रहा है उसका करीब 12% सिर्फ यूएस को किया जा रहा है। लिहाजा क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इससे कैसे डील किया जाएगा, ये तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर चर्चा की गई है। अगर आप इंपोर्ट बास्केट पर नज़र डालें तो कॉपर, स्क्रैप, बास, रॉड्स, लाइम जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया इस वक्त इंपोर्ट कर रहा है। लिहाजा तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर चर्चा की गई है और आगे की रणनीति तैयार की जा रही है ताकि जो इम्पैक्ट है उसको कम से कम किया जा सके। ये होना भी चाहिए और करना भी चाहिए। अगर सामने वाला पार्टी आपके ऊपर रेसिप्रोकल टैक्स लगा रहा है तो या तो आप अपने टैक्सेस को कम कर दीजिए तो मैच हो जाएगा। मान लो मैंने 10 लगाया, मैंने 4 कर दिया, तो आप भी तो 4 ही लगाओगे ना, तो आपने कहा सेम टैक्सेस करेंगे हम। दूसरा तरीका ये है कि अगर रेसिप्रोकल टैक्स लगा रहे हैं आप टैक्स मत कम करो। अगर आपको पड़ता खाता है तो उसी 10% पे फिर भेजो, तो उनके यहाँ पे इन्फ्लेशन होता है, ठीक है ना। तो और ये इसी पे रणनीति बनती है और बहुत सारी चीज़ें और भी XYZ चीज़ें देखी जाती है कि हमारे कॉम्पिटिटर कितने हैं, उनके पास से कितना सामान उनको मिल सकता है, समथिंग लाइक दैट। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रेड है। 2 मिनट बाद बाजार खुल जाएगा। एक काम करते हैं, क्योंकि मेटल्स के शेयर कल काफ़ी बढ़िया से चले हैं, एक जल्दी से कुणाल परार से कोई एक मेटल काउंटर समझ लेते हैं। कुणाल, कोई एक मेटल काउंटर दे देंगे आप? डेफिनेटली डिम्पी जी, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम रिसेंट डेज में मेटल काउंटर में देखने को मिली है। एंड आप अगर स्टॉक की बात करें तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जहां पे अच्छी खासी मोमेंटम हमें देखने को मिली है। टाटा स्टील, VDL, जितने भी स्टॉक है हमें एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिली है। वहां पे एक स्टॉक है जो मेरी नज़र में है, स्टॉक का नाम है टाटा स्टील। ऑलरेडी टाटा स्टील ने डेली चार्ट पे ब्रेकआउट दे दिया है। आप कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का नाम देख सकते हो। कल के ही दिन में 50 MA के ऊपर जो है उसकी मोमेंटम स्टार्ट की है, खरीदारी करके चलने की सलाह है। प्री ओपनिंग में 146 के अराउंड फिलहाल स्टॉक स्टेबल हुआ है। लोअर लेवल पे डिम्पी जी जो है सर हम यहाँ पे मेंटेन करके चलेंगे 141 का होगा, जो हमारा प्रीवियस टॉप जो था वो भी अच्छा खासा सपोर्ट बन गया है। तो 141 के एसएल के साथ आप यहाँ पे खरीदारी करके चलिए। टारगेट की बात कर लेते हैं तो सबसे पहला टारगेट जो यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है 153, जो इसका प्रीवियस टॉप है। और जैसे ही ये ब्रेक होता है आपको ऊपरी लेवल पे 170 तक के भी लेवल स्टॉक दिखा सकता है। सो कप एंड हैंडल फॉर्मेशन प्लस 50 MA के ऊपर एक अच्छी खासी मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं काउंटर में। ठीक है, डन। और इस बीच आज मार्केट्स के जो लेवल फ्रीज हुए हैं वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। निफ्टी फ्रीज हुआ है 140 पॉइंट ऊपर, गुड, और ये 22,476 के आसपास पहुंच गया। कहने का मेरे मतलब है कि अब 22,500 का तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, बिल्कुल उसको हिट करेगा खुलते ही। और बैंक निफ्टी में भी आज करीब 270 पॉइंट की तेज़ी है और ये 48,760 तक पहुंच गया है। तो 48,800 पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस ये भी हिट करेगा। कहने का मतलब है कि खुलते ही रेजिस्टेंसेस हिट होंगे, पार हो गए तो और कवरिंग करवाएंगे। और आज वीकली बेसिस पर एक्सपायरी है निफ्टी की, बैंक निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज इंटरेस्टिंग है, आज 1.5% गैप के साथ खोल रहा है ये, और ये लेगार्ड था, पीछे हटा था, 1200 का लेवल तोड़ा हुआ था, आज ये चल रहा है। HDFC के अंदर हालांकि शुरुआती लाल निशान दिखेगा, बट देखते हैं ये कितनी देर तक अपने आप को लाल निशान में रखता है। कल भी दिन भर इसने ट्रेड इसी तरह से रखा। बढ़ने वाले शेयर्स की कैटेगरी में ज़ायडस लाइफ साइंसेज पे खबर आई, 4% ऊपर खुलेगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, पेंट वाली कंपनीज, टायर बनाने वाली कंपनीज, है ना, तो जो क्रूड से जुड़ी हुई कंपनीज सारी की सारी हरे निशान में है। 1.5 से 2% तक का मोमेंटम है। हमने 1-2 दिन पहले भी आपको ये बात नोटिस कराई थी विद रीजनिंग कि आपको इन शेयर में क्यों रहना चाहिए। अब कुछ ऑटो एंसिलरीज के अंदर भी तेज़ी देखने को मिल रही है, ये भी यूएस के कनेक्शंस के साथ ही कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। मार्केट्स ओपन कर रहा है, ओपनिंग हुई है 150 अंक ऊपर। अभी से निफ्टी करीब दिख रहा है आपको 200 पॉइंट की बढ़त आपको इस समय बैंक निफ्टी के अंदर दिखेगी। बैंक निफ्टी अच्छा मूव कर रहा है, आई होप सो कि बैंक निफ्टी थोड़ा और अच्छा मूव करेगा आगे चल के भी।
तो कुल मिला के अभी तक की सिचुएशन बिल्कुल ठीक दिख रही है, ऐसी कोई दिक्कत तो नज़र नहीं आ रही है। 90 पॉइंट की बढ़त अभी भी है और इंडिया विक्स स्लाइटली डाउन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 17 रुपये ऊपर पहुंचा है। आ जाते हैं, चेक कर लेते हैं कुछ और शेयर्स या कुछ और चीज़ें जहां पर आपको कोई ट्रेड बनता है, तो एक बार आप जरा ध्यान देखिएगा उन सभी शेयर्स पे जिनके मैं नाम बोल रहा हूँ। पहले वही काउंटर्स दिखाइए जिनके पास वेटेज है। एडवांस डिक्लाइन भी आप देखो क्या शानदार आई है इस बार, 1800 वर्सेस सिर्फ 150 शेयर्स है। इसका मतलब ज़्यादातर शेयर्स जो पिटे हुए थे उनमें धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस आ रहा है। नहीं तो ये कॉन्फिडेंस इतनी जल्दी नहीं आता, बट धीरे धीरे करके कॉन्फिडेंस आ रहा है, ऐसा लग रहा है। कि आप शुरुआती बढ़त वाले शेयर्स जिनके वेटेज है वो देख पा रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS, HDFC बैंक, अभी तक कोई भी शेयर में को लाल निशान में नहीं दिखा। HUL के अंदर भी हरा निशान है। हाँ, इन्फोसिस ज़रूर करीब 0.5% डाउन है, अदरवाइज अभी तक जितने भी शेयर हमारे प्रोड्यूसर्स हमने फायर किए उसमें से कुछ नहीं। एक L&T और दिखा दो बॉस, L&T आपसे छूट गया, L&T और दिखाओ। वो एक और शेयर बाकी रह गया, वो भी जरा चेक कर लोगे तो 6 में से करीब 5 शेयर आपके ऐसे दिखेंगे जो आपको हरे निशान में दिख जाएंगे। 250 पॉइंट्स की बढ़त के साथ अभी बैंक निफ्टी आपको तेज़ दिख रहा है और निफ्टी के अंदर जो मोमेंटो है वो भी करीब 126 पॉइंट का देखने को मिल रहा है। इट्स अ गुड साइन। मार्केट से थोड़ा रिदम पकड़ा है। दोनों रेजिस्टेंस पार तो नहीं कर पाए बट रेजिस्टेंस के बेहद करीब है। मैं आपको आज के हाइस बता देता हूँ, 491 है, 491, 22,491 निफ्टी का। ये लेवल पार होते ही वापस नया मार्केट तेज़ी दिखाएगा। जब तक 491 पार नहीं होता दिक्कत रहेगी। 48,840 बैंक निफ्टी का हाई है। ये जब तक अब पार नहीं होगा 840 तब तक नया हाई अब नहीं बनेगा। फिलहाल के लिए मार्केट इसी को भी संभाल ले तो एक बहुत अच्छी बात है। सेकंड डे कॉन्जिक्यूटिव डे है जब बाजार के अंदर बढ़त है। जल्दी से मैं आपको दिखाता हूँ आज के टॉप गेनर्स वगैरह। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जैसे टाटा मोटर्स अब पुल बैक दिखा रहा है करीब 2.25% के आसपास का। BPCL, एल्ट्राइंट, एशियन पेंट्स, ये कुछ एक और शेयर्स हैं जो चले हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बढ़त भी अब 1% से ज़्यादा हो चुकी है। श्रीराम फाइनेंस भी पार्टिसिपेट कर रहा है करीब 2.25% की बढ़त के साथ। आ जाते कुछ और शेयर्स पे। मदरसन सुमी ये करीब 3% ऊपर है। सोनाकॉम स्टार ये ऊपर है। अपोलो टायर्स ये ऊपर है 3%। तो ऑटो और ऑटो एंसिलरीज ये अच्छी है। 22,400 के ऊपर आज हम ट्रेड कर रहे हैं। 22,000 को पहले बचा रहे थे। अब अगर हम अपने सपोर्ट को 22,000 भी रखें ना तो 400 पॉइंट का स्विंग करवाने के लिए हमारे पास जगह बन गई। मान लो कोई नेगेटिव खबर आया, भगवान ना करे आए, बट आ भी जाए मान लो, तो 400 पॉइंट का स्विंग करवाने के लिए आपके पास जगह बन गई है। तो इट्स अ गुड साइन। मार्केट ना बिल्कुल कॉर्नर में नहीं बैठना चाहिए तो गिर जाता है। थोड़ा बीच में बैठेगा ना तो इधर उधर थोड़ा धक्का धुक्का भी लगेगा तो गिरेगा नहीं। अभी मार्केट को हम गिरना अफोर्ड नहीं कर सकते। कंसोलिडेशन 100% अफोर्ड कर सकते और होना भी चाहिए। कंसोलिडेशन होना चाहिए, वी शेप रिकवरी आएगी तो फिर फोमो भी आएगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट कि मैं ही नहीं रहा, मैंने ही नहीं लिया, छूट गया मेरे से, तो फिर गलत डिसीजन होंगे। इसलिए कंसोलिडेशन के साथ बाजार चलेगा ना पक्का चलेगा और बेहतर चलेगा। वर्टिकल राइज होगा तो फिर फोमो फैक्टर भी पैदा हो जाएगा। 200 पॉइंट की बढ़त के साथ अभी निफ्टी खड़ा हुआ है। थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे स्विंग करवा रहा है, अदरवाइज वैसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको जरा लूजर्स भी बता देता हूँ आज कमज़ोर कौन कौन से हैं। मैक्स हेल्थ केयर के अंदर गिरावट है। इन्फोसिस ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, इसके अंदर पिटाई हुई है। ब्रिटानिया हल्का सा लाल निशान में है। अल्ट्राटेक सीमेंट भी हल्का सा लाल निशान में है। ये कुछ शेयर्स वो भी हैं जिनमें आज कमज़ोरी है। ये शेयर्स भी मैं आपके सामने नोटिफाई करवा रहा हूँ। ठीक है जी। तो कुल मिला के अभी तक का सिचुएशन तो ये है, बाजार के अंदर ओपनिंग जिस हिसाब से हमको चाहिए थी एज इट इज़ मिली है। बस अब सेकंड काम जो मार्केट का है कि जो ओपनिंग आपको मिली है उसको बनाए रखो, उसको टिकाए रखो। टिक गया तो थोड़ा और शॉर्ट्स पे प्रेशर आएगा, वो शायद थोड़ी और कवरिंग करने के लिए आ सकते हैं। फिलहाल ओपनिंग का ट्रेड है। अगर आपसे बहुत बड़े गैप आपको लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरे से नहीं माल लेना चाहिए, तो भले आप ना भी लो, है ना, मैं इसके साथ भी पक्ष में हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आना शुरू हो जाएंगे और मेरे सहयोगी मेहमानों से कनेक्ट करके आपके सामने ट्रेड रखना शुरू कर देंगे। रुचित भी हैं, मयूरेश जोशी हैं, किरण जानी हैं, कुणाल परार हैं। ये सभी अपने अपना ट्रेड आपके सामने रखेंगे। हीट मैप फटाफट से स्क्रीन पर दिखाते जाइएगा, नोटिस करवाते जाइएगा। 30-40 सेकंड्स के बाद आपको ये क्वेश्चनिंग का सेशन शुरू हो जाएगा। आप कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट करके बैठिए। और एक और बात, अगर सौदे ले रखे हैं, पहले से ही पोजीशंस हैं, ज़्यादा एग्रेसिव करने की या ज़्यादा एग्रेसिव दिखाने की इस समय ज़रूरत नहीं है। अभी मौका भी नहीं है, दस्तूर भी नहीं है। बाजार को पक्के होने के लिए भी समय चाहिए। मैंने कई बार आपके सामने बात रखी है कि 4000 पॉइंट्स अगर हमने निफ्टी के खोए हैं तो उसको खोने में हमें 5 महीने लगे हैं। तो अगर हमें 1000 पॉइंट पाने भी हैं तो अगर उसका भी 1.25 महीना लग जाए तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना। तो अगर आपको 1000 पॉइंट भी सिर्फ पाने हैं तो उसके लिए अगर महीना भी लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए एकदम से कुछ भी राइज नहीं होगा, स्विंग करवाएगा, बाजार ऊपर नीचे कंसोलिडेट करेगा, जो कि अच्छा साइन है। उसके बाद देखते फिर क्या होगा। ये हीट मैप सभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं।
मजबूत शुरुआत, जिस तरह के एंटिसिपेशंस, जिस तरह की उम्मीद थी, 22,400 के पार करीब 120 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी की शुरुआत, सेंसेक्स में 400 अंकों की मजबूती, बैंक निफ्टी में 250 अंकों की मजबूती, बैंक्स, फाइनेंशियल्स, एनबीएफसीज पर खास नजर और ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप में करीब 550 अंकों का एक्शन और साथ ही स्मॉल कैप में 250 से 300 अंकों की मजबूती। डिम्पी ने बिल्कुल सही कहा कि कमजोरी लगातार पिछले 4-5 महीनों से हमने देखी है, कमजोर काफी हुए हैं, बिकवाली का दबाव काफी झेला है, तो उठने में भी समय लगेगा। लेकिन एक बात तो तय है कि मजबूती के साइंस नजर आ रहे हैं, बेहतरी की तरफ बढ़ने की शुरुआत, और इस शुरुआत में सपोर्ट करना होगा, हर तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए, तभी बेहतरी और आगे उठने में मजबूती मिलेगी। एफआईएस की तरफ से वापसी होगी और ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, डीआईएस सपोर्ट कर रहे हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को भी एक्शन मोड में आना जरूर होगा। लेकिन इस एक्शन मोड में आए कैसे? स्टॉक स्पेसिफिक जहां पर मजबूती के साइंस है, लगातार हमारे एक्सपर्ट्स उस पर अपनी राय दे रहे हैं और उस राय पर आपको चलना है। जो एंटिसिपेशन, जो रिकमेंडेशंस हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आ रहे हैं उस पर चलना है। इस वक्त की शुरुआत अगर देखेंगे, बैंक्स फाइनेंशियल्स पर नजर होनी चाहिए। आरबीआई की तरफ से जो खबर है उसका इंपैक्ट बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स पर बिल्कुल पड़ता हुआ। कच्चे तेल की चाल का इंपैक्ट ओएमसीज, एशियन पेंट्स, पेंट स्टॉक्स पर्टिकुलर, सीमेंट स्टॉक्स और साथ ही बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी जैसे काउंटर्स पर पड़ता हुआ। साथ ही टाटा मोटर्स, सोना, बीएलडब्ल्यू, प्रेसिशन जैसे स्टॉक्स पर भी नजर होनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका ने ऑटो टैरिफ में 1 महीने की ढील दी है, उसका इंपैक्ट ऑटो स्टॉक्स पर पड़ता हुआ दिख रहा है। सारे एक्सपर्ट्स को हमारे साथ जोड़ लेते हैं फिर से और उनसे जानते हैं कि ओपनिंग ट्रेड्स क्या है। किरण, शुरुआत आपसे करेंगे, बताइए मजबूत शुरुआत बाजार की, शुरुआत में कहां पर नजर है आपकी? अगर हम चार्ट पैटर्न की बात करें तो डेफिनेटली एक रिवर्सल फॉर्मेशन है और हम देख रहे हैं कि एक एक्साइटमेंट मार्केट में दिख रही है, तो मुझे लग रहा है कि एक्साइटमेंट को चेज नहीं करना चाहिए। काफी सारे स्टॉक है जिसमें अपने बॉटम फिशिंग या तो बॉटमिंग आउट हो रहे हैं, डबल बॉटम पैटर्न या तो फॉलिंग वेज, मल्टीपल बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी हमें देखने को मिल रही है, तो वहां पे भी आप लॉन्ग कर सकते हो। लेकिन जिस तरह से गैप अप ओपनिंग हुआ है, मुझे लग रहा है कि 9:30-10 बजे के बीच में अगर कोई भी डिप मिलता है, नीचे के लेवल मिलते हैं, तो वहां पे एक बार लॉन्ग करना चाहिए। तो जो स्टॉक ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग थे हम उसी के ऊपर बाय रिकमेंडेशन दे रहे हैं। तो जैसे कि एसआरएफ की मैं बात करूं तो एसआरएफ में आप देखोगे तो डेली चार्ट के ऊपर एक कंसोलिडेशन पैटर्न चल रहा है, ग्राउंडिंग बॉटम पैटर्न, इसी कंसोलिडेशन पैटर्न में कंटिन्यू काफी दिन से ट्रेड कर रहा है। तो जब तक ये 2800 के ऊपर हमें लॉन्ग करके जाना चाहिए, तो नॉट ओनली फॉर द इंट्राडे लेकिन एक शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से एसआरएफ करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कीजिए। 2850 के आसपास चल रहा है, 2800 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और 1 से 2 दिन में आप यहाँ पे 2950 3000 तक के टारगेट भी देख सकते हो। दूसरा जो स्टॉक है वो यूपीएल है। यूपीएल के ऊपर भी आप देखोगे तो एक फ्रेश ब्रेकआउट लेवल के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जब तक यहाँ पे भी 620 का लेवल होल्ड है, तब तक यूपीएल में वी कैन एक्सपेक्ट 700 काइंड ऑफ अ टारगेट। तो यूपीएल में करंट मार्केट प्राइस से हम लॉन्ग कर सकते हैं। 620 का स्टॉप लॉस रखिए और 700 तक के टारगेट आप 2 से 3 दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो दोनों स्टॉक है वो इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, लेकिन 1 से 2 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली लॉन्ग कर सकते हैं। तरफ से एसआरएफ 2950, उसके बाद 3000 तक के टारगेट्स और यूपीएल में भी खरीदारी के मौके बनते हुए यहां से मजबूती के साइंस और मजबूती और ज्यादा बढ़ेगी। कुणाल, आप बताइए आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? वेल, ओपनिंग ट्रेड की बात करें तो जिस हिसाब से फिलहाल मार्केट में मोमेंटम आ रही है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक स्टॉक है जो खरीदारी करके चलने की सलाह है और स्टॉक का जो नाम है श्रीराम फाइनेंस है। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम फिलहाल स्टॉक में देखने को मिल रही है। लगातार पिछले कई दिनों से स्टॉक एक अपसाइड के मोमेंटम में हाई टू हाई बॉटम फॉर्मेशन ऑन एन अर्ली चार्ट बना रहा है और यहाँ से और भी अच्छी खासी मोमेंटम यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिल सकती है। 640 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 620 के एसएल के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है। टारगेट की बात कर लेते हैं तो 657 का पहला टारगेट है जो स्टॉक हमें यहाँ पे दिखा सकता है और वो जैसे ही ब्रेक होता है, 657 जैसे ही ब्रेक होता है, आपको 683 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा एक और स्टॉक है जहां पे मेरी जो राय है वो शॉर्ट साइड की है, यानी कि बिकवाली की राय है, फ्यूचर शॉर्ट करके चल सकते हो। अल्ट्राटेक सीमेंट फ्यूचर फिलहाल अल्ट्राटेक 10,450 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। 10,700 जो उसका कल का हाई है उसके एसएल के साथ यहाँ पे शॉर्ट करके चलने की सलाह है। 10,250 का पहला टारगेट है जिसका रिसेंट का बॉटम है। 10,250 जैसे ही ब्रेक होगा 9,940 तक के लेवल हमें अल्ट्राटेक सीमेंट फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। तो एक खरीदारी करके चलने की राय है और एक यहाँ पे बिकवाली करके चलने की राय है। अल्ट्राटेक सीमेंट में एक बार स्टॉप लॉस आपका कुणाल जानना चाहेंगे, बताएं। श्रीराम फाइनेंस का जो स्टॉप लॉस है 620 का है और अल्ट्राटेक सीमेंट फ्यूचर का जो स्टॉप लॉस है 10,700 का है।
ठीक है। श्रीराम फाइनेंस बाजार खुलने से ठीक पहले भी कुणाल ने अपना पॉजिटिव आउटलुक जताया था और उसी तरह की शुरुआत होती हुई मजबूती के साथ 1-1.5% की तेजी, और ये तेजी और ज्यादा बढ़ती 683 तक के टारगेट से यहाँ पर खरीदारी के मौके। रुचित, आप बताइए आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? जी, ओपनिंग ट्रेड्स में हम देख रहे हैं कि ऑयल एंड गैस स्पेस में एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस वहाँ पे है। तो आई थिंक ये ऑयल एंड गैस स्पेस में थोड़ी मोमेंटम और कंटिन्यू रहेगी, और विद इन दिस स्पेस HPCL हमें लग रहा है कि एक अच्छी मूव कंटिन्यू रख सकता है। सो करंट लेवल्स पे थोड़ी सी डिप में 334 335 के आसपास स्टॉक को खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 327 के नीचे स्टॉप लॉस रखे और 355 के आसपास के टारगेट से तो HPCL में नियर टर्म में एक्सपेक्ट करें। और सीमेंस दूसरा स्टॉक रहेगा कि जहाँ पे हमने लोअर लेवल से एक अच्छा पुल बैक मूव देखा है, सो वहाँ पे भी हम एक्सपेक्ट करें कि पुल बैक मूव और एक्सटेंड होगा, क्योंकि जो मोमेंटम रीडिंग्स थे वो रीसेंट करेक्शन के बाद काफी ओवरसोल्ड थे। आज स्टॉक ने अपने 20 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सरपास किया है, जो एक नियर टर्म के लिए पॉजिटिव साइंस है। सो सीमेंस में यहाँ पे 5000 के नीचे के स्टॉप लॉस रख के खरीदारी की जा सकती है, नियर टर्म में 5600 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। सीमेंस ये स्टॉक पर एक मौका बनता हुआ 151 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 3% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है और मजबूती यहाँ से और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ सकती है। सारे के सारे ओपनिंग ट्रेड्स, टेक्निकल कॉल्स हमारे एक्सपर्ट्स के आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। किरण जानी, कुणाल परार और रुचित जैन तीनों खरीदारी के मौके इस वक्त स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन में बता रहे हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि बाजार में इस वक्त साइंस जो है वो पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है। मयूरेश जोशी भी है हमारे साथ। और मयूरेश, आपकी टेक्नो मैक्रो फंडा रिपोर्ट पर गौर करना चाहूंगी, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मजबूती के साइंस देखने को मिलेंगे, लेकिन आपाधापी में कोई डिसीजन भी नहीं लेना है। मेजर टेकअवेज इस रिपोर्ट के क्या है और मार्केट पार्टिसिपेंट्स को क्या कुछ समझना चाहिए? मानसी जी, आई थिंक जो हमने एक पर्सपेक्टिव लाने की कोशिश की है रिपोर्ट में, वी हैव ट्राइड टू हाईलाइट की जो अर्निंग्स यील्ड है और जो बॉन्ड यील्ड है, इसमें जो एक रिलेशन रहता है, जो गैप हुई है वो हिस्टोरिकल एवरेजेस के पास आई है। इसके दो पहलू निकलते हैं। एक, आई थिंक जो अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन है ये बॉटम आउट होनी चाहिए एज वी एंड Q4। अभी जो ट्रिगर्स हैं, इंक्लूडिंग द टैक्स कट्स व्हिच हैव हैपेंड फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स, जो 1 लाख करोड़ का बोनेंजा मिलेगा कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए, वो डेफिनेटली सहारा देगा, नॉट जस्ट फ्रॉम अ मैक्रो अर्निंग्स पर्सपेक्टिव फॉर अ लॉट ऑफ सेक्टर्स, बट जनरली कॉर्पोरेट अर्निंग्स का एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए। और ये जो नैरोइंग डाउन ऑफ गैप है, दैट शुड स्टार्ट रिवर्सिंग। इसलिए हमारा मानना ये है कि बाय द टाइम वी हिट Q4, यानी अगले 2-3 हफ्तों में, आई थिंक मार्च एंड खत्म हो जाएगा, Q4 के नतीजे स्टार्ट हो जाएंगे, आई थिंक द वर्स्ट इन अर्निंग शुड बी बिहाइंड अस। और इसके वजह से आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। दूसरा, आई थिंक अगर हम डॉलर इंडेक्स देखें तो डॉलर इंडेक्स में जो वीकनेस स्टार्ट हुई है, ऑब्वियसली एक रिस्क फैक्टर था 2-3 महीनों पहले कि जो येन का ट्रेड है, बिकॉज द जापानीज सेंट्रल बैंकर इज हाइकिंग रेट्स, इनकी जो 2 ईयर यील्ड है that had started showing signs of strengthening as well। कहीं ना कहीं ऐसी उसका एक रिवर्स इम्पैक्ट आता है इमर्जिंग करेंसीज और नैस्डैक पे, ये हिस्टोरिकली देखा गया है। बट ये पूरी जो वाइंडिंग अनवाइंडिंग की प्रक्रिया है ऑफ द येन कैरी ट्रेड, आई थिंक वो संभलती हुई दिख रही है। ऑब्वियसली आई थिंक द यूएस द जापानीज 10 ईयर हैज हिट 1.5 एज वी स्पीक, तो कहीं ना कहीं वो एक थोड़ा एक उथल पुथल फैक्टर रह सकता है, बट अगेन दैट इज प्रॉब्ली शोइंग साइंस ऑफ बॉटमिंग आउट, जो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए बेहतर होता है एंड नैस्डैक के लिए भी टू अ सर्टेन एक्सटेंट। और इसलिए इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर इंडिया इज द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेस इकोनॉमी। तीसरा, अगर हम देखें जो पूरी एक प्रक्रिया है इन टर्म्स ऑफ मैक्रोस, वो कॉर्पोरेट डेट हो, बैंक्स के GNPAs हो, they have come off quite significantly, and even as we speak for 9 months FY25 is at an all-time low level। इसलिए हमें जो लगता है कि जो एक बेस केस सिनेरियो बनता है with deposit growth starting showing accretion, expectation in terms of better credit underwriting and better advances growth, selective banks, NBFCs जो larger leadership position पे है, जिसकी capital adequacy अच्छी है, ये सेक्टर अच्छा करना चाहिए। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर दैट विल प्रोवाइड ग्रोथ फॉर अर्निंग्स और माइक्रो और माइक्रो लेवल सेटिंग के ऊपर भी। चौथा, जो हम खुद देखते हैं मार्केट्स में इंडिया में बॉटमिंग आउट प्रोसेस, हमें लगता है जो रीसेट हुआ है, रीसेट लो क्लोज टू 21,850 21,900, ये अगर मार्केट डिपेंड कर रहा है जो कर चुका है पिछले कई दिनों में, और अगर एक फॉलो थ्रू रे दिखता है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक अगले कुछ दिनों या हफ्तों में, जैसे हमारा एक कहना है, मानना है, और जो हिस्टोरिकली हमने काफी पैरामीटर्स डाले हैं जो मैं शायद डिस्कस नहीं कर पाऊँ शो पे, बट दैट इज प्रॉब्ली इंडिकेटिंग कि अगले कुछ हफ्तों में शायद मार्केट बॉटम आउट हो, शायद एक टाइम कंसोलिडेशन रहे मार्केट के लिए, बट आफ्टर दैट मुझे लगता है अर्निंग्स एंड FIs कमिंग बैक
will lead to a re-rating as we hit Q1 of the next financial. एग्जैक्टली मयूरेश सर भी वही बात बोल रहे हैं जो यहाँ पे आपको चार्ट्स में या फिर मार्केट्स के डाटा में दिख रहा है कि हो सकता है कंसोलिडेशन, बट कंसोलिडेशन के बाद मूव काफ़ी बड़ा और काफ़ी सुदृढ़ हो सकता है। सामने बाजार के वैल्यूशंस होंगे और वैल्यूशंस के बाद सामने इंस्टीट्यूशंस खड़े होंगे, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए, मिलन हो जाए, तो फिर बाजार को तेज़ी से रोकने में चलाने में कोई नहीं रोक पाएगा। खैर, आज के सेशन में ख़राब चीज़ क्या है मैं बताता हूँ। आज के सेशन में रोकने की प्रवृत्ति कम दिख रही है। अगर आप कल देखेंगे तो कल मार्केट का फर्स्ट डे था। कल बाजार ऐसा नहीं था कि कल बाजार खुला तो उसके बाद नीचे नहीं गया। बाजार जब खुला ना, उसने अपनी कोशिश की कि वो लेवल्स को ब्रेक ना करे। जो एक बार लो बन गया सो बन गया, है ना, तो उसको कंसोलिडेट कर दिया कल मार्केट्स ने। आज ऐसा नहीं हो रहा। निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज बड़े गैप्स थे उसके पास, कल के मुकाबले बड़े गैप्स आज थे, लेकिन आज उन गैप्स को मेंटेन नहीं रख पाया। ये एक प्रॉब्लम है जो कि फॉलोअप प्रॉब्लम्स कहते हैं। ये पुल बैक की प्रॉब्लम ये तभी होती है जब बाज़ार के अंदर बहुत दम ना हो, बाज़ार के पीछे हॉट मनी ना हो, बाज़ार के पीछे पॉलिसीज़ का दम ना हो, बाज़ार के पीछे ग्लोबल अनसर्टेनिटी रखी हो, बाज़ार के पीछे काफ़ी हद तक मुश्किल दौर से आप गुजर रहे हो। एक टेक्निकल पुल बैक तो आएगा, वो तो स्वाभाविक है, लेकिन फॉलोअप आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने जो खोया है ऊपरी स्तरों से, ये वापस पाना होगा, नहीं तो कल की मेहनत और आज का गैप दोनों के दोनों धुल जाएंगे। इसलिए सुबह भी हमने आपसे ये बात रखी थी कि अभी भी वो समय नहीं गया है कि जहाँ पर आपको बाय राइट एंड सिट टाइट करके बैठना है, और अभी भी वो समय नहीं गया है जहाँ पे नो एग्रेशन एंड नो डिप्रेशन रखना है। 4000 पॉइंट्स तोड़ने के बाद अगर 200 पॉइंट बढ़े तो कुछ नहीं है बॉस। आगे बढ़ते हैं, आज देखते हैं मार्केट्स क्या करता है, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा डैमेज नहीं होना चाहिए, वापस हरे निशान में लौट आएगा मार्केट। चलिए कुछ शेयर्स पता करते हैं जहाँ पे आज लॉन्ग पोजीशंस बन रही है मार्केट्स के अंदर। टिपिकली वहाँ पर आप ट्रेड करना है। इंडेक्स को तो थोड़ा समय लगेगा बॉस अब, और आप चाहे मानो चाहे ना मानो समय तो देना पड़ेगा। अब आपको पड़ता खाता हो तो ठीक है, नहीं तो फिर देख लेना जैसे भी लगे। सीमेंस के अंदर काफ़ी अच्छी बाइंग हो रही है पहले कई दिनों से। एक बार आपके रिकमेंडेशन रुचित, आप सीमेंस को देखेंगे एक बार। मॉर्निंग में भी थोड़ी देर पहले खरीदारी की सलाह दी है। सो ओवरऑल स्ट्रक्चर एक पुल बैक मूव का है। स्टॉक ने काफी समय बाद अपने 20 दिन के मूविंग एवरेज जो शॉर्ट टर्म एवरेजेस रहते हैं उसको सरपास दिया है और काफी ओवरसोल्ड सेटअप है। सो फिलहाल रिवर्सल के लिए नहीं, नेक्स्ट अप ट्रेंड के लिए नहीं, बट एटलीस्ट एक पुल बैक मूव के लिए ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक में, जहाँ पे 5400 तक के मूव जो प्रीवियस स्विंग आया था वहां तक ये मोमेंटम थोड़ा कंटिन्यू रह सकता है। कुणाल पर आया, रिलायंस इंडस्ट्रीज 1200 पार करके आज क्लोजिंग देगा कि 1200 पे ही रुक जाएगा? कल बहुत ही बढ़िया मोमेंटम एक्चुअली रिलायंस में देखने को मिल रही है। फिलहाल गैप ओपनिंग हुआ इंट्राडे चार्ट पे 1195 के अराउंड ये स्टॉक है, और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा डाइसी मोमेंट है। ये थोड़ा सा कहना मुश्किल है कि 1200 के ऊपर क्लोजिंग देगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ डिम्पी जी कि ये एक परफेक्ट लेवल है मीडियम टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। प्रेजेंट लेवल पे आप यहाँ पे लॉन्ग करके चल सकते हो। आने वाले दिनों में पॉसिबिलिटीज है कि अगर मार्केट इसी लेवल पे स्टेबल होता है तो ये आपको 1280 से लेके 1325 तक के लेवल दिखा सकता है। तो 1200 के ऊपर क्लोज देगा कि नहीं देगा थोड़ा सा डाइसी है, बट हाँ मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना यहाँ पे मुझे लग रहा है कि फायदा कारक हो सकता है। ठीक है, अगर आप इन्वेस्टर हैं, मिड टर्म इन्वेस्टर्स हैं, एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, अगर आप 1 साल के लिए इसको रख पाएंगे तो फिर इस रेट पे रिलायंस इंडस्ट्रीज को खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुणाल परार आपको बता रहे हैं। मरेश जोशी, एक आखिरी सवाल बस आपसे मैं और लूँगा और उसके बाद मैं आपको भी थोड़ा फ्री करूँगा क्योंकि आप काफ़ी देर से हमारे साथ बैठे हैं और आपको कहीं जाना भी है। बजाज के ट्विंस दोनों कल टूट रहे थे सर, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व। RBI ने कुछ लिक्विडिटी इन्फ्यूजन किया है। बजाज के इन दोनों कंपनीज पर आपका टेक क्या है सर, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व? तो आई थिंक जो आरबीआई के मूव्स थे, आई थिंक उससे एक हिट डेफिनेटली आया डिम्पी जी कल काफी एनबीएफसीज के ऊपर। बट ये देखना चाहिए कि विद इन दी एनबीएफसी पूल ये जो रोटेटिंग क्रेडिट का मामला है, जहाँ पे अभी तक ऑफिशियल फिगर कुछ है ही नहीं, एटलीस्ट आई हैव नॉट रेड एन ऑफिशियल फिगर कि एग्जैक्ट फिगर क्या है अक्रॉस सेक्टर्स, और इसलिए इस पे जो एक प्रीएम्प्टिव कॉल है ये लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑब्वियसली आई थिंक जो लोअर रंग एनबीएफसीज है, just to ensure that the credit flow remains in the system, numbers
रहे बरकरार क्वार्टर ऑन क्वार्टर एनुअलाइज बेसिस के ऊपर काफी कुछ मेजर्स अडॉप्ट करते हैं, बट काफी जो लीडरशिप वाले एनबीएफसीज हैं, यहाँ पे जो क्रेडिट अंडरराइटिंग है, जो आरबीआई के नियम, ऐसे नहीं है कि नियम कल आए हैं। आई थिंक ये जो रोटेटिंग क्रेडिट के सर्कुलर्स है ये पहले भी आए थे, ये जो रिवॉल्विंग क्रेडिट वाले मामले हैं, एंड आई थिंक लॉट ऑफ दीज लीडरशिप एनबीएफसीज वुड हैव taken cognizance and done a large part of the compliance is related to that. तो मुझे लगता है थोड़ी नीजक सी रिएक्शन है इसमें, बट फ्रॉम अ प्लेसमेंट परस्पेक्टिव मुझे लगता है, आई थिंक श्रीराम फाइनेंस उसके जो नंबर्स हैं आज अगर आप कॉन्स्ट्रक्ट भी देखें, सिर्फ 3.4% पर्सनल लोन्स के दायरे में है, 2.2% गोल्ड लोन्स के दायरे में है। सो आउट ऑफ दैट ओवरऑल बुक ऑफ 2.5 लाख करोड़ श्रीराम फाइनेंस के लगभग 5% पर्सनल या गोल्ड लोन्स का एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, जहां पे आई थिंक लार्ज पार्ट ऑफ दिस रोटेटिंग क्रेडिट कैन प्रोबब्ली मूव अराउंड, क्योंकि लार्ज पार्ट ऑफ द अदर मार्केट सेगमेंट्स, ऑटो लोन्स हुए, एमएसएमईज हुए, यहाँ पे एक स्ट्रक्चरिंग रिपोर्टिंग जो रहती है आरबीआई के लिए, और जो स्ट्रिक्ट अंडरराइटिंग गाइडेंसेस हैं या गाइडलाइंस है, आई थिंक ये फॉलो करने पड़ते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप देखते हैं जो निम्स है, एसेट क्वालिटी है, कैपिटल एडिक्वेसी है जो 15% पे है टियर 1 रेशियोज के हिसाब से, आई थिंक बेहतर है। फिर देखते हैं नीजक रिएक्शंस है बजाज फिनेंस के ऊपर, तो आई थिंक जिनके पास है बजाज फाइनेंस एज एन एग्जांपल बिल्कुल रहना चाहिए, श्रीराम फाइनेंस भी आपके वॉच लिस्ट पे रहना चाहिए। मुझे लगता है ये जो लीडरशिप स्टॉक्स है एनबीएफसीज में, ये रिलेटिवली फाइनेंशियल स्पेस में बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए। ठीक है, आज भी अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी के अंदर हल्की सी प्रॉब्लम्स तो चल ही रही है। एचडीएफसी करीब 6-6.5 रुपये की गिरावट के साथ अभी ट्रेड कर रहा है 1683 का, इसका भी 1700 का लेवल इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये चले ना, बल्कि रुका रहे तब भी काम बन जाएगा। अब कुछ और शेयर्स जहाँ पर आज लॉन्ग पोजिशंस बन रही हैं उसमें से मैं एक बार जरा चेक करता हूँ। हाँ, एक और भी है इरडा, IREDA इरडा। रुचित एक बार जरा इस शेयर को चेक करेंगे, सरकारी कंपनी है, काफ़ी टूटी हुई कंपनी हो चुकी है, अब तो 145 रुपये का रेट मिल रहा है। एवरेज करनी है और प्लस नया माल खरीदना है, नए के लिए पैसे कम होंगे, एवरेज वालों के लिए मैं ज़्यादा पूछ रहा हूँ। फिलहाल तो डिम्बी जी आई थिंक एवरेज करने की सलाह नहीं रहेंगे, क्योंकि ऐसा ट्रेंड में कोई चेंज के साइंस नहीं है। मार्केट्स में पुल बैक मूव है, बीटन डाउन स्टॉक है, इसके लिए छोटे मोटे पुल बैक मूव रह सकते हैं, बट ऐसे साइन नहीं है कि स्टॉक यहाँ पे बॉटम होके कोई बड़ी तेजी दिखाने की नियर शॉर्ट टू मीडियम टर्म में कोई बड़ी तेजी आएगी स्टॉक में। सो आई थिंक एट द मोस्ट एक कंसोलिडेशन फेज का वेट करना चाहिए, कि जहाँ पे कुछ समय का टाइम वाइज करेक्शन या कंसोलिडेशन आगे चल के रहेगा तो फिर बाद में एवरेजिंग की सोचनी चाहिए। एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो होल्ड कीजिए, बट लेकिन नया पैसा डालना तो करंटली वेट करने की सलाह रहेगी। ठीक है, एक दो शॉर्ट्स भी शेयर है, मैं ज़रा वही पता कर लेता हूँ। SBI लाइफ के अंदर आज प्रॉब्लम दिख रही है शुरुआत में, लेकिन ज़्यादा नहीं है परसेंटेज में। 1 मिनट में ज़रा और चेक करता हूँ, कोई अच्छा शेयर मिल जाए तो। और शॉर्टिंग के हिसाब से तो ग्रासिम भी कल टूटा था। ये जुबलेंट फूडवर्क के अंदर आज शॉर्ट्स खुले हैं सर, करीब 1.25% के आसपास है। 600 बचा लेगा या फिर टूट जाएगा? कुणाल परार, 600 बचा लेगा या फिर तोड़ेगा जुबलेंट फूडवर्क? जुबलेंट फूडवर्क की बात करें, फिलहाल फ्यूचर में 615 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक ब्रेक हो सकता है 600 के लेवल। और अगर 600 इस बार अगर लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ से और भी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, और इसके बेस पे ये स्टॉक हमें 573 तक के भी लेवल दिखा सकता है। तो व्यू यहाँ पे मेरा नेगेटिव साइड का, ये शॉर्ट करके चल सकते हैं डिम्पी जी। ऊपरी लेवल पे एसएल थोड़ा सा बड़ा आएगा, जो एसएल है वो 637 का है, एंड टारगेट की बात करें तो 600 का पहला टारगेट है, एंड वो जैसे ही ब्रेक करेगा आपको 572 तक के लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। डाउनसाइड 572 तक के लेवल्स। जुबिलेंट फूड में करीब 1.5% की गिरावट, दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड, और यहां से और ज्यादा गिरावट गहराती हुई नजर आ सकती है। 572 तक नीचे जाने की यहां पर एक्सपेक्टेशन, एंटिसिपेशन। कुणाल, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वक्त ऊपरी स्तर से बाजार में तेज गिरावट देखने को मिल रही है। इंडेक्सेस की अगर बात करें, निफ्टी ऊपरी स्तरों से करीब 180 अंक गिरता हुआ, बैंक निफ्टी में ऊपरी स्तरों से 400 अंकों की कमजोरी नजर आएगी। सेंसेक्स ऊपरी स्तरों से करीब 700 अंक बिखरता हुआ, वहीं ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप में 500 अंकों की और स्मॉल कैप में करीब 150 अंकों की कमजोरी ऊपरी स्तरों से देखने को मिली है। पैनल पर नरेश मिरानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग नरेश, बताइए बाजार की शुरुआत के बाद इस वक्त के सेंटिमेंट्स को कैसे रीड कर रहे हैं आप? स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स क्या होंगे? तो सबसे पहले बाउंस बैक दिखाई दे रहा है ब्रॉडर मार्केट में, इंडेक्स काफी फ्लैट है। सो यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन जो एक
स्टॉक जो बाउंस बैक है और एक अच्छे ट्रेंड में, सबसे पहले बाय रहेगा टाटा मोटर्स पर, जहां पे एक बड़ा करेक्शन आ चुका है ऑलरेडी और एक बाउंस बैक कर रहा है 600 रुपए के भाव से, जो पहले यहाँ से ही एक तेजी शुरू हुई थी 2023 में। स्टॉप लॉस होगा 625, टारगेट होगा 675 का। दूसरा बाय होगा यूपीएल लिमिटेड पर, जहां पे क्लियरली एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है और जो लास्ट ब्रेकआउट था उसको भी सस्टेन कर रहा है 600 620 के ऊपर। यहाँ पे एक नया मूव आ सकता है ऑल द वे 680 तक, स्टॉप लॉस होगा 618 का। ओके, तो चलिए यूपीएल हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स के लगातार रेडार पर है और एक और बार यूपीएल पर स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन मजबूती के साइंस। टाटा मोटर्स 675 तक के लेवल्स, यहां पर 642 के लेवल्स पर इस वक्त ट्रेड करता हुआ। रुचित, पीएफसी आरईसी पर एक राय आपसे जानना चाहेंगे। आउट परफॉर्म की रेटिंग है, मक्वायरी की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, कहना है कि स्ट्रक्चरल स्टोरी जो है वो इंटैक्ट देखने को मिलेगी, जबकि पावर डिमांड भले ही सॉफ्ट हो, ग्रेजुअली पिकअप हो रहा है वहां पर और पोटेंशियल पावर डिमांड पर नजर होनी चाहिए। पीएफसी आरईसी एक्सपेक्टेशंस रिपोर्ट जताती है कि आगे और ज्यादा मजबूती के साइंस नजर आएंगे। इस वक्त 2% की तेजी के साथ स्टॉक्स में मूवमेंट, टेक्निकली चार्ट्स क्या कहते हैं? ब्रॉडर मार्केट्स के साथ साथ ये स्टॉक ने भी पिछले 3-4 महीने में अच्छा करेक्टिव फेज दिखाया और 350 से 360 के आसपास ये स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और रिसेंट स्विंग लोज भी इसी रेंज में है। तो आई थिंक बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखने की सलाह रहेगी। मार्केट के साथ साथ एक पुलबैक मूव आया, बट इनकेस को डिप में फिर से स्टॉक 350 370 की रेंज में मिलते हैं तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कॉन्ट्रा बाइज लेने के लिए यहाँ पे फेवरेबल रहेगी। कोई भी पोजीशन है तो होल्ड करनी चाहिए और डिक्लाइंस पे ये स्टॉक में नई खरीदारी करनी चाहिए। गिरावट में नई खरीदारी की राय पीएफसी आरईसी पर मिलती हुई। पावर ग्रिड पर एंटीक की एक रिपोर्ट आई है। नरेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, खरीदारी की राय बरकरार रखने की इस रिपोर्ट में राय दी गई है। 353 तक के टारगेट्स जो दिए थे वही अनचेंज रखे हैं। ऑर्डर बुक बिल्टअप अच्छा नजर आता है और स्ट्रॉन्ग बिड पाइपलाइन के चलते पॉजिटिव कन्विक्शन। पावर ग्रिड में कोई पॉजिटिव कन्विक्शन टेक्निकली आपके रेडार पर? टेक्निकली स्टॉक ने 360 से लेकर 250 तक डिक्लाइन किया है। लास्ट 2 दिन में अच्छा रिवर्सल आया, एक रिकवरी 285 से 300 तक जा सकती है। थोड़ा डिप पे बाय रहेगा क्लोजर टू 260 ऑड लेवल्स पर। में खरीदारी के मौके बनते हुए ऑटो स्टॉक्स पर एक नजर होनी चाहिए और पर्टिकुलरली सोना बीएलडब्ल्यू प्रेसिशन पर आपकी राय जानना चाहेंगे। रुचित, मजबूती के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ ऑटो एंसलरी पर ही आज फोकस रेडार है। 525 के लेवल्स पर करीब 3.5% की तेजी। सोना बीएलडब्ल्यू प्रेसिशन पर एक राय दीजिएगा। डाउन काउंटर था, मोमेंटम रीडिंग्स ओवरसोल्ड जोन में थे, इसके लिए पुलबैक मूव है, बट नो पुलबैक मूव शायद 540 550 की रेंज से एक्सटेंड होना चाहिए। बट फ्रेश बाइंग के लिए देखेंगे तो कल ऑलरेडी एक मूव अच्छा स्टॉक में आ चुका है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर्सपेक्टिव से फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है यहाँ पे, बट यस 550 के आसपास से के पुलबैक मूव को एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बात काफी मजबूत हुई। इस वक्त ऊपरी स्तरों से कमजोरी के साइंस नजर आ रहे हैं। बैंक्स फाइनेंशियल्स फोकस रेडार पर थे, मजबूती के साथ खुले थे और वहां पर हम देख रहे हैं कमजोरी। इस वक्त निफ्टी 22,320 के लेवल्स पर 22,400 पर शुरुआत करने के बाद अब 22,300 की तरफ मुड़ता हुआ। बैंक निफ्टी में 48,461 के लेवल्स पर कमजोरी ऊपरी स्तरों से। जैसे कि हमने बाजार खुलने के साथ ही कहा था कि मजबूती देखने को मिल रही है, पॉजिटिव स्टांस बन रहा है, लेकिन बाजार पिछले 4-5 महीनों में इतना कमजोर हो चुके हैं, इन्हें बिल्टअप होने में, इन्हें तेज होने में और इन्हें स्ट्रांग होने में काफी ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होगी। बढ़त और गिरावट का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन अंडरटोन बाजार का बुलिश सेंटिमेंट जो है वो क्लियरली डेवलप होते हुए नजर आएंगे स्लोली एंड इवेंचुअली। मेटल, एनर्जी, रियल एस्टेट, पीएसयू बैंक, मिड सेलेक्ट, फार्मा, ऑटो, आईटी, ये सारे के सारे सेक्टर्स हैं जो कि इस वक्त भी फोकस रेडार पर है। कमजोरी कंजम्पशन खेमे से, एफएमसीजी सेक्टर से, निफ्टी बैंक की तरफ से, यानी कि बैंक्स एंड फाइनेंशियल से, जिन सेक्टर का जिक्र हम कर रहे थे जहां से मजबूती के साइंस शुरुआती तौर पर देखने को मिल रहे थे, वही बैंक्स फाइनेंशियल्स इस वक्त थकान महसूस करते हुए। पुलर्स एंड ड्रैगर्स यानी कि कंट्रीब्यूटर्स और साथ ही मेजर ड्रैगिंग मोमेंटम की अगर बात करें, मेजर कंट्रीब्यूशन रिलायंस में, एशियन पेंट्स में, एमएनएम में, एक्सिस बैंक और डिविज लैबोरेटरी जैसे काउंटर्स में अब भी मजबूती कायम है। ऑन दी फ्लिप साइड भारतीय एयरटेल, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी और आईसीआईसीआई बैंक है जो कि इस वक्त बाजार को संभालने का काम नहीं कर रहे हैं। नरेश जी, रिलायंस एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी आई है और इस वक्त भी अगर आप देखेंगे बाजार को संभाल रहा है, करीब 1.5-2% की मजबूती यहाँ पर देखने को मिली है। 1192 के लेवल्स, यहां से मजबूती कितनी बढ़ती नजर आएगी? जो 1220 का सपोर्ट था स्टॉक के लिए, वो एक रेजिस्टेंस रहेगा। एक बार उसके ऊपर रिवर्सल हो जाता है तो फिर से पहले वाले रेंज की जो 1220 से लेके 1330 की रेंज थी वहां पे जा सकता है।
देखने की बात यह है कि जो ब्रेकडाउन के बाद बहुत जोर से सेलिंग नहीं आई थी, तो इसका इंडिकेशन है कि फॉल्स ब्रेकडाउन हो सकता है। बट 1220 एक शॉर्ट टर्म, एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर एक कंफर्मेशन होता है रिवर्सल का। ठीक है, इस बीच फर्टिलाइजर स्टॉक पर भी एक नज़र होनी चाहिए। वैसे तो एनएफएल और फैक्ट के काउंटर में कोई बड़ा मोमेंटम नहीं है, लेकिन चंबल फर्टिलाइजर के चार्ट्स को देखें, अच्छी मजबूती के साइंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। करीब 2.5% की तेजी के साथ दिन के उच्चतम स्तर पर रुचित 585 के लेवल्स पर चंबल फर्टिलाइजर। ये काफी पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर है ऐसे मार्केट में भी, जहाँ पे पिछले कुछ समय में ज्यादातर ये मिड साइज सेगमेंट के स्टॉक्स में करेक्शन आया है। चंबल फर्टिलाइजर अपने 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है। सो ये क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट के ट्रेंड को बीट करके एक अच्छा रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस ये स्टॉक में रहा है, और फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट भी यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि वॉल्यूम्स भी ये प्राइस अपमूव के साथ में अच्छे हैं। तो आई थिंक 610 तक के लेवल्स चंबल में नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करंट लेवल से भी 567 के नीचे स्टॉप लॉस रख के स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। देखिए, मार्केट्स को खुले हुए करीब आधा घंटा हुए। इस आधे घंटे के अंदर अगर एक चीज़ मार्केट्स ने की है तो ऊपरी इस तरह से गिरावट दिखाई है। ये कन्विक्शन तोड़ने का काम करता है। ये गिरावट ये बता रहा है कि बाज़ार अभी भी देखो कितना ख़राब है। सिर्फ एक ही दिन चला, सेकंड डे ख़राब हुआ है। इसलिए हमने सुबह भी आपको बात नोटिस कराई थी। मेरा कोई एग्रेशन नहीं है, और मेरे पास कोई एक्साइटमेंट का लेवल भी नहीं था। मैंने कल एक वर्ड भी इस्तेमाल किया आपके सामने कि सिर्फ एक फाइटिंग स्पिरिट है। क्या बॉटम यहीं पे बन जाएगा, 22,000 के लेवल बन जाएगा? मेरे को अभी भी डाउट है इस पे, क्योंकि ये समझने में मेरे को तो 1,000 पॉइंट्स लगेंगे। आपका मेरे को मालूम नहीं, बट मेरे को 1,000 पॉइंट्स लगने जा रहे हैं कि भाई बॉटम कहाँ पे बन रहा है मार्केट्स का, समझने में। क्योंकि मार्केट जिस जगह पर आके खड़ा है ना, ये मैक्रो प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहा है। इसकी वैसी प्रॉब्लम नहीं है कि जी ये किसी कंपनी के नंबर ख़राब आ गए तो उसका इम्पैक्ट आया तो इसलिए बाजार टूट गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैक्रोस के साथ ख़राब हो रहा है, और ये मैक्रोस के साथ ही ठीक होगा। जो चीज़ ख़राब है उसी से ही ठीक होगा, और उसका समय लगेगा। हम रोज़ बैठते हैं आपके सामने, एक्सपर्ट्स रोज़ बैठते हैं आपके सामने, एक ही बात होती है। लेकिन ये बात समझ लेना, जो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं, हम जो कोशिश कर रहे हैं आपके सामने बात रखने की, इसमें एक चीज़ कॉमन है कि हम सबको अब ज़्यादा समय देना ही होगा। अब ये एक दिन की ठीक होने वाली प्रॉब्लम्स नहीं है। बट एनी हाउ, फिर भी 60 अंकों का नुकसान वापस निफ्टी बैंक पर आ चुका है, और 48,400 एक इम्पॉर्टेंट बेस, तो खैर मैं क्या बोलूँगा, लेकिन एक पड़ाव हो सकता है। आज ये शायद ना ब्रेक करे इसको। अगर ब्रेक करता भी तो 300, 200 सब पे सपोर्ट है, क्योंकि पहले भी हम लेवल्स देख के आए हुए हैं, तो सपोर्ट वाले ही काम करेंगे। ये रेजिस्टेंस में तो तब्दील ही नहीं हुए थे, अभी भी सपोर्ट ही हैं। बट ठीक है, जितना हो सके उतना कम से कम डैमेज हो तो बाज़ार वापस से रिकवरी दिखा सकता है। अगर ज़्यादा डैमेज होगा तो फिर ना केवल कल का नुकसान होगा, बल्कि ये ट्रैपिंग भी हो सकती है मार्केट्स के अंदर, जिससे थोड़ा बी अवेयर रहना होगा आपको, बस और कुछ भी नहीं है। बस यही पॉइंट मेरे को आपको नोटिस करवाना था। आगे बढ़ते, एक दो शेयर जरा चेक करवा लेते हैं कि कहाँ पे कौन सी और पोजीशंस बन रही है। लॉन्ग साइड पे मैं आ जाता हूँ पहले। एक मिनट। हाँ, REC के अंदर भी पोजीशंस हैं। रुचित, एक बार REC चेक करोगे आप? REC यहाँ पे भी मैं सलाह दूंगा कि बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखे। 3 दिनों में स्टॉक 360 से 415 का एक अपमूव ऑलरेडी आ चुका है। सो यहाँ पे फ्रेश बाइंग के लिए स्टॉप लॉसेस इतने प्रॉपर नहीं मिल रहे। एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो होल्ड कर सकते हैं, बट फ्रेश खरीदारी करनी है तो जब भी वो डिप्स में सपोर्ट के आसपास आता है 360 370 एक सपोर्ट जोन है, जहाँ पे अगर बाइंग करते हैं तो वहां पे फिर स्टॉप लॉसेस रीजनेबल बनते हैं। सो फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। पोजीशन है तो होल्ड करे, नई बाइंग के लिए डिक्लाइंस का वेट करे थोड़ा और डिप्स में सपोर्ट के आसपास खरीदारी करें। ओके रुचित, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने समय निकाला, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। कोई डिस्क्लोजर होगा सर आपका? काफी सारे स्टॉक्स की डिस्कशंस हुई है, तो उनमें से कोई स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किए हुए हैं, तो उनकी पोजीशंस हो सकती है, बट मेरी पर्सनल होल्डिंग किसी स्टॉक्स में नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, डन सर, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आपका भी। अगर आप देखोगे ना आज मार्केट को, अगर आप स्क्रीन रीड करना जानते हो, तो आज जो लेवल्स टूट रहे हैं ना, वो बहुत तेज़ी से टूट रहे हैं। ना केवल लेवल्स टूट रहे हैं, बल्कि बहुत तेज़ी से फ्लो आ रहा है आज वापस से शॉर्टिंग का। कल आपको 200-250 पॉइंट बैंक निफ्टी कमाने में लिए पूरा दिन लग गया। आज बैंक निफ्टी को अगर ऊपरी स्तर से देखूं तो करीब 450 पॉइंट तोड़ चुका है। फॉल फ्रॉम हाई देखो आप, सेंसेक्स का करीब 700 पॉइंट का है, और इतने ही पॉइंट्स कल आपने कमाए थे। ठीक है ना, ऐसे बैंक निफ्टी का भी फॉल फ्रॉम हाई दिखाएगा, नीचे आपको स्क्रीन पर लिखेगा, टिकर टीम ने डाला हुआ है।
निफ्टी का भी डालना, बैंक निफ्टी का भी डालना, सेंसेक्स का भी डालो और सबका डाल दो। इंडेक्स में तो मोटा मोटी 4-5 का तो डाल ही दिया करो आप, ठीक। तो उसमें अगर आप देखोगे तो तेज़ी से टूटा है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है आज फिर से जो नोटिस हो रही है। विक्स थोड़ा सा बड़ा है 2-2.5%, बट फियर कोई नहीं है। ये विक्स वॉलेटिलिटी का सूचक है, जैसे जैसे वॉलेटिलिटी बढ़ेगी विक्स बढ़ेगा, या विक्स बढ़ेगा तो वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, जैसे आप मर्जी समझना चाहें, ठीक। तो ये उसी का ही हो रहा है। अच्छी चीज़ ये है कि आज बड़े शेयरों में रिलायंस कमाल कर रहा है और सभी शेयर्स अब धीरे धीरे करके कमज़ोर हैं। आप 6 के 6 शेयर जल्दी से स्क्रीन पर दिखाओ, स्पीड से फायर करो प्रोड्यूसर साहब। एक तो HUL, L&T, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये सब दिखाना है ना, TCS, इन्फोसिस, सभी आप शेयर्स देख रहे होगे। रिलायंस को छोड़ के ज़्यादातर शेयर अपने ऊपर इस तरह से नीचे पहुँचे हैं, ज़्यादातर शेयर्स अपने ऊपर इस तरह से नीचे पहुँचे हैं। तो थोड़ा प्रेशर बड़े शेयरों की तरफ से भी आ रहा है, ये आप अपनी स्क्रीन पर नोटिस कर रहे हैं। और IT ने आज थोड़ा प्रेशर क्रिएट भी किया है और अभी करीब 160 पॉइंट के नुकसान के साथ बैंक निफ्टी नीचे आ चुका है। नरेश, ये TCS, इन्फोसिस एक बार आप चेक करोगे? सो ओवरऑल ट्रेंड वीक ही है। जो मेजर सपोर्ट लेवल्स थे दोनों में ब्रेक हो चुके हैं। इन्फोसिस ने अभी तक सस्टेन नहीं किया जो 1720 का सपोर्ट था उसके पास, बट रिलेटिवली इन्फोसिस बेटर लगता है क्योंकि वो 2021 के लो से भी अभी भी लो है। TCS भी सिमिलरली काफी गिर चुका है। नियर टर्म में 3300 3400 सपोर्ट होगा, तो ये लेवल से डाउनसाइड ज्यादा नहीं है, बट रिकवरी को टाइम है, तो एक और डिप आने के बाद बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इंतजार करें, उसके बाद बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो डेवलप होती हुई जरूर नजर आएगी। इस वक्त 1.25% की कमजोरी आप देखेंगे। इन्फोसिस 1692 के लेवल्स पर लाल निशान के साथ ट्रेड करता हुआ। लेकिन इस बीच एक और स्टॉक है जिस पर नजर होनी चाहिए, वो है IRFC। रेलवे काउंटर्स लगातार खबरों के दम पर फोकस में रहते हैं और इन काउंटर्स से जुड़े हुए मैनेजमेंट से लगातार बातचीत करने की भी कोशिश हमारी रहती है। IRFC को सरकार से नवरत्न का दर्जा मिला है। इससे आगे कारोबार में किस तरह का सपोर्ट मिलेगा, इस पर कंपनी के CMD मनोज कुमार दुबे से खास बातचीत की हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पाटिल ने। आइए आपको सुनाएं। सबसे पहले तो नवरत्न स्टेटस ग्रांट किया गया है IRFC को, तो इसके बारे में कुछ बताएं और आगे चलकर 2.0 की जर्नी किस तरह की रहेगी। तो धन्यवाद ऐश्वर्या। तो परसों माननीय रेल मंत्री जी ने ये अनाउंसमेंट किया कि भारत सरकार ने IRFC को नवरत्न की स्टेटस प्रदान की है। इस स्टेटस के मिलने के बाद हमें अपने व्यवसाय को तेजी से करने में सुविधा मिलेगी। बोर्ड को कई स्वायत्ता मिलती है जिससे कि हम अपने डिसीजन जल्दी ले पाएंगे। इसके अलावा जो 2.0 हम करने जा रहे हैं, जिसकी हम अभी परिचर्चा कर रहे हैं, उसमें यह है कि अभी तक हम सिर्फ भारतीय रेल को ही लोन देते थे, उन्हीं को बहुत सस्ते दर पे पैसा मुहैया कराते थे। अब हमारी कोशिश ये है कि रेलवे इकोसिस्टम में जो भी लोग प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के भी जो प्रोजेक्ट्स आएंगे उनको भी हम फंड मुहैया कराने की कोशिश करेंगे, उनकी भी हम ड्यू डिलिजेंस करेंगे। इसके अलावा रिन्यूएबल में, पोर्ट के क्षेत्रों में, मेट्रो रेल में, जहां जहां भी रेलवे इकोसिस्टम में पैसे की आवश्यकता होगी वहां हम कोशिश करेंगे। तो ये थे IRFC के मैनेजमेंट विस्तार से बातचीत करते हुए। नवरत्न का दर्जा मिलने के बाद आगे फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच क्या होगा, इस पर बातचीत करते हुए करीब 1.5 से 2% की मजबूती के साथ इस वक्त IRFC का स्टॉक हम देख रहे हैं हरे निशान के साथ ट्रेड करता हुआ। नरेश जी, कोई राय रहेगी IRFC के चार्ट्स पर? ओवरऑल अवॉइडेबल रहेगा क्योंकि जो सेक्टर है वो काफी ट्रेंड चेंज कर चुका है। बाउंस बैक आ सकता है क्योंकि करेक्शन काफी बड़ा है, बट डिफिकल्ट टू ट्रेड रहेगा, तो अवॉइड करूंगा। तो इसे वॉच लिस्ट में रखा जाए। मैनेजमेंट का आउटलुक जरूर है, वक्त वक्त पर इसे हम रिविजिट भी करते रहेंगे, लेकिन पोजीशंस के लिहाज से फिलहाल इसे वॉच लिस्ट में रखें, अवॉइड करने की राय नरेश जी की तरफ से मिलती हुई। कच्चे तेल की चाल पर फोकस होना चाहिए। थोड़ी देर के बाद कमोडिटी कॉर्नर में 10 बजे कमोडिटी के 10 मिनट की खबरों में हम कच्चे तेल की चाल, नॉन एग्री कमोडिटी, बुलियन मार्केट, इन सब पर विस्तार से बातचीत करेंगे। लेकिन कच्चे तेल की चाल जिस तरह के सेंटिमेंट्स बयां कर रही है, इसका एक इम्पैक्ट एविएशन स्टॉक्स, पेंट स्टॉक्स और साथ ही OMCs पर, ऑयल रिफाइनिंग काउंटर्स पर एक नजर होनी चाहिए। MRPL चेन्नई पेट्रो के स्टॉक्स को पुल अप करेंगे। MRPL में करीब 4% का इजाफा, 110 के लेवल्स पर कामकाज देखने को मिल रहा है, 4.25% की तेजी। वहीं चेन्नई पेट्रो अगर आप देखेंगे करीब 8% की मजबूती के साथ 500 के लेवल्स के पार इस वक्त ट्रेड करता हुआ। नरेश जी, कोई टेक ऑयल मार्केटिंग कंपनी, ऑयल रिफाइनिंग काउंटर्स पर?
ऑयल क्रूड ऑयल ने एक मेजर ब्रेकडाउन दिया है और ये एक जनरली पॉजिटिव होता है पूरे सेक्टर के लिए। और ये जो स्टॉक्स है जैसे इंडियन ऑयल है, बहुत बड़ा करेक्शन आ चुका है इनमें। आईओसी 180 190 के बैंड से 110 तक आ चुका है, तो यहाँ पे बड़ा बाउंस बैक हो सकता है स्लोली एंड स्टेडीली। तो बाय ऑन डिप्स रहेगा पूरा सेक्टर में खरीदारी के मौके ढूंढने हैं, बाय ऑन डिप्स की रणनीति। ऑयल मार्केटिंग कंपनी, ऑयल रिफाइनिंग काउंटर्स पर एक क्विक मार्केट चेक भी हो जाना चाहिए। इंडेक्सेस पर आपकी नज़र होनी चाहिए। मजबूत सदी हुई शुरुआत के बाद ऊपरी स्तरों से बाजार जो है वो थकान महसूस करते हुए इस वक्त ज़रूर नज़र आ रहे हैं। सेंसेक्स में करीब 688 यानी कि ऑलमोस्ट 700 अंकों की बिकवाली ऊपरी स्तरों से देखने को मिलेगी। 22,300 के लेवल्स के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ। कमजोरी के साइंस लाल निशान के साथ वहां पर कामकाज देखने को मिलेगा। हरे निशान के साथ शुरुआत जरूर हुई थी, लेकिन वहां से अब हम देख रहे हैं वॉलेटिलिटी बिल्कुल डेवलप होती हुई। बैंक निफ्टी पर भी नजर होनी चाहिए। 48,400 के लेवल्स करीब 86 अंकों की पॉइंट वाइज बिकवाली देखने को मिल रही है। ऊपरी स्तरों से अगर आप देखेंगे तो बिकवाली और बड़ी नजर आएगी। ब्रॉडर मार्केट्स में भी हम देख रहे हैं कमजोरी के साइंस बिल्कुल डेवलप होते हुए। IEX के चार्ट पर एक नजर होनी चाहिए। IEX के स्टॉक प्राइस को आप देखेंगे 3% की तेजी दिखाने के बाद ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली भी देखने को मिल रही है और इस स्टॉक में 3-3.25% के मजबूती के साइंस इस वक्त जरूर देखने को मिले हैं। पिछले एक महीने में चार्ट्स देखेंगे बिकवाली दिखा रहे थे। आज की मजबूती है, मजबूती कायम रहेगी या नहीं इस पर नजर रहेगी और स्टॉक पर अगर मजबूती कायम रहती है बातचीत होगी। ऑप्शन के चैंपियन हमारे अगले सेगमेंट का रुख करते हैं। आइए आपको ऑप्शन की एक दमदार रणनीति बताएं। फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल है हमारे साथ अपनी ऑप्शन की रणनीति लेकर। गुड मॉर्निंग ध्वनि, बताएं। गुड मॉर्निंग। आज का हमारा ऑप्शन का ट्रेड यहाँ पे जो रहेगा वो है रिलायंस के अंदर। ओवरऑल काउंटर ने ऊपर की तरफ में 1200 का जो एक रेजिस्टेंस है उसको एक टेस्ट करा आज के सेशन में और वहां से हमें गिरावट देखने को मिल रही है। ये गिरावट नीचे की तरफ में वापस से काउंटर को 1160 के लेवल तक लेके जा सकती है और ये कंटिन्यूएशन इसका जो पैटर्न है ऑन द डाउन साइड वो बना रह सकता है। तो रिलायंस में पुट ऑप्शन खरीद के चलने की सलाह रहेगी। 1190 का पुट ऑप्शन जो है वो आपको 20 रुपए 50 पैसे के भाव में मिल जाएगा, उसको आपको खरीद के चलना है। स्टॉप लॉस 16 रुपए का लगाए और टारगेट इसका 28 रुपए का रहेगा। अधिकतम मुनाफा 3750 और नुकसान 20 to 50 तक का हो सकता है। ओके, तो ध्वनि की राय है 1190 की पुट खरीदने की रिलायंस। स्टॉप लॉस और टारगेट्स हैं आपके ध्वनि के। स्ट्रैटेजी पूरी की पूरी अधिकतम मुनाफा अगर ये कॉल वर्कआउट करती है और अधिकतम नुकसान क्या हो सकता है ये भी आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। ध्वनि शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और रिलायंस पर ऑप्शन की रणनीति हमें बताने के लिए। लेकिन रिलायंस पर लिस्टिंग के बाद अगर आप देखें कुछ हलचल देखने को मिली। रिलायंस के स्टॉक प्राइस में जिस तरह के मूवमेंट है, ब्रोकरेजेस के भी रेडार पर ये स्टॉक है। रिलायंस को एक बार विजिट जरूर करना चाहिए और इस पर एक रिसर्च भी है जो कि शरद ने तैयार की है। शरद से जानते हैं। शरद बताइए। बिल्कुल, रिलायंस में देखें तो एनालिस्ट सबसे ज़्यादा बुलिश हो चुके हैं और ये पिछले 15 से 20 साल का डेटा कह रहा है कि इस बार जो है रिलायंस के जो एनालिस्ट के जो बाई कॉल्स हैं वो देखें तो अब 90% हो चुके हैं। आंकड़े की बात करें तो 12 मंथ रिटर्न पोटेंशियल जो है 31% का था और 12 मंथ टारगेट प्राइस 1534 का। लेकिन मैंने पिछले 15 साल का डेटा देखा तो कभी भी ये 90% का लेवल टच नहीं हुआ था जो बाई कॉल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल एनालिस्ट कॉल देखा गया है। तो 2014 से आप ये डेटा देखिए मूव करते करते 2024 में ये डेटा 84% का तो करंट लेवल्स पे जो है 90% लेवल्स टच कर चुका है। लेकिन एनालिस्ट बुलिश क्यों है इस पे बात करते हैं। यहाँ पे सबके वाले जो स्टॉक की करेक्शन हुई है वो 22% हुई है एक साल में। रिलायंस जियो की IPO की अनलॉकिंग देखने मिल सकती है। इसके अलावा टेलीकॉम सेगमेंट में कंसोलिडेशन तो चल ही रहा है, तो उसके कारण जो बेनिफिट है जियो और एयरटेल को मिल रहा है। आरपू में भी जो है बढ़त देखने आगे दिनों में देखने मिल सकती है। और इंटरेस्टिंगली जो उनकी कंजम्पशन की बिज़नेस है, रिटेल की बिज़नेस है, वहाँ पे स्टोर कैलिब्रेशंस हो रहा है और ये बात जो है थर्ड क्वार्टर के कॉन कॉल में भी कंपनी ने कहा था। लेकिन पेन कहाँ है, दर्द कहाँ हो रही है रिलायंस को, तो दो अहम बात आती है सामने। सबसे पहला है कि जो OTC बिज़नेस है, ऑयल टू केमिकल बिज़नेस, वहाँ पे थोड़ी सबड्यूड अर्निंग्स देखने मिली थी थर्ड क्वार्टर में और अभी भी देखें तो कोई इंटरेस्टिंग या कोई पॉजिटिव ट्रेंड्स नहीं देखने मिल रहा है, चैनल चेक सजेस्ट कर रहे हैं। और कंजम्पशन बिजनेस में अभी भी वीकनेस है एंड ऑफ कोर्स अर्बन कंजम्पशन में थोड़ी सी जो है इम्प्रूवमेंट हुई है बट उतना ज़्यादा नहीं हुआ है जो एक्सपेक्टेशंस था। और इंटरेस्टिंगली कंपटीशन भी बढ़ गया है, खास करके क्विक कॉमर्स और आपका सर्विस डिलीवरी स्पेस में भी। तो ये दो सेगमेंट्स हैं जहाँ पे अभी भी
थोड़ी इश्यूज ज़रूर देखने मिल रही है, बट ओवरऑल रिलायंस के लिए एक बुलिश नज़रिया बन रहा है। एनालिस्ट बहुत बुलिश हो चुके हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4 या 5 अहम ट्रिगर्स जो है आगे जाते हुए थोड़ी सी री रेटिंग कराए, क्योंकि स्टॉक में भारी करेक्शन जो है देखने मिला है एक साल में। चलिए, तो बिल्कुल एनालिस्ट की राय और स्टॉक में करेक्शन के ठीक बात किस तरह के एंटिसिपेशन से विस्तार से हमें बताते हुए शरद, शुक्रिया ये सारी की सारी डिटेल्स के लिए। 10 बज गए हैं, 10 बजे